आज आज की आज का तस्करा, कल मुझे किसी ने कहा आपने चर्चा लिख दिया है, इट्स एन हिंदी वर्ड। खैर, उर्दू इज अ लश्कर, सो हिंदी के वर्ड भी बीच में इंक्लूड हो जाते हैं। बट तस्करा पावर्टी पे, गुर्बत पे। कुछ दिनों पहले, बल्कि दो दो दिन पहले, पावर्टी की एक नई एस्टिमेशन आई है। और उस एस्टिमेशन के मुताबिक 7% पावर्टी पिछले 7 सालों में इंक्रीज हुई है। पर ईयर 1% हो गया। अब वो पर ईयर 1% तो हो गया, लेकिन एक बड़ा मजे का क्वेश्चन हमारे एक जर्नलिस्ट की तरफ से आया कि क्या हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2022 तक कितनी हुई है और 2022 के बाद कितनी हुई है, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है 2022 तक किसकी गवर्नमेंट थी। 19 में आखिरी हुई थी और 25 में अब हुई। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो 7 साल नहीं, 6 साल कर लें। 6 साल में 7% पावर्टी इंक्रीज हुई है। मोस्टली हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से जफर साहब से, सो उनसे हम पूछेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं। फिर कुछ लोगों का कहना ये नहीं नहीं, ये 35-40% होगी, क्योंकि पावर्टी का फिगर आया हुआ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो 45% की है, विच इज $4.2 डे के हिसाब से। सो वो काफी लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक 45% कह रहा है, तो हम क्यों 28.9% कह रहे हैं। देन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अच्छा बताएं, एस्टिमेशन में कोई ऊपर नीचे हरकतें हुई हैं। बताएं, ये तो गवर्नमेंट का फिगर है, इंडिपेंडेंट फिगर क्या है। काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास। एंड उसका आसान हल यही होता है कि हम एक आर्टिकल लिख दें, ब्लॉग डाल दें, कुछ वी लॉगर्स उसके ऊपर कुछ चीज करते हैं। लेकिन वी लॉगर्स में जब वो काम करने की कोशिश करते हैं तो एक इन्फॉर्म्ड चीज बाहर नहीं आती है। सो आई स्टार्ट विद वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड। हमारे साथ जो आज 4 पैनलिस्ट हैं, उनमें मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर, मेरे जॉइंट चीफ इकोनॉमिस्ट में से जफर साहब, जफर अल हसन साहब। मेरे बहुत अच्छे और दोस्त, ये भी मुझसे सीनियर है वैसे। और मेरे बहुत सारे कामों में जब अखबार में लिखना होता है तो ये कोई ना कोई चीज़ डाल देते हैं। मेहताब भाई, शाहजी मेहताब हैदर साहब फ्रॉम द न्यूज़, ही इज हियर एज वेल। एक बहुत हमारा अच्छा दोस्त पंजाब से, दो मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट पंजाब से काशिफ सईद। एंड इन द एंड, जिसको मैं सबसे पहले कहूँगा, कुछ कुछ चुभते हुए क्वेश्चंस हमारे, ज्यादा ना चुभे तो बेहतर है। मोहम्मद अली रजा साहब, ये हमारे चीते हैं। किसी भी चीज पे अगर एस्टिमेशन करनी हो, लेबर फोर्स सर्वे की, हायस की, पीएसएलएम की, एक एक आम ख्याल ये है कि शायद पावर्टी का नंबर हवा में कहीं से एस्टिमेट हो जाता है। नहीं जी, हवा में एस्टिमेट नहीं होता। वो अभी अली रजा साहब आपको बताएंगे कैसे एस्टिमेट हम की करते हैं, क्यों एस्टिमेट करते हैं, क्या इस दफा हुआ 28.9% का जो आया है। तो आई फर्स्ट आस्क अली, इफ यू आर ऑनलाइन, अपनी जी शक्ल जी। दिखा। हाँ, आवाज आ रही है जबरदस्त। अच्छा, अली, सिंपल सा क्वेश्चन, फजिंग हुई, नहीं हुई? क्या फजिंग हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या अगर फजिंग हुई है तो क्या 45% और 28.9% इतना कोई डिफरेंस आ सकता है? कैसे एस्टिमेट करते हैं आप इसको? क्या इसमें साइंस है, क्या गुर गुर क्या है? Okay, let me explain, starting with the methodology, then I will answer के इसकी credibility और reliability क्या है। ओके, as you mostly know कि जी एस्टिमेशन के जो है वो हाइस के सर्वे के बेस पे होती है, और 18-19 के बाद रिसेंटली जो पीबीएस ने लॉन्च किया हाइस इज फॉर 2024-25। इसमें जो बेसिकली स्टेप हैं, द फर्स्ट थिंग वी नीड फॉर द सीबीएन पॉवर्टी हेड काउंट इज टू कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन एग्रीगेट। आसान अल्फाज में समझाऊं कि जी हाइस में जो एक्सपेंडिचर का डाटा सेट है कंजम्पशन का, उसके हम एग्रीगेट्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान उसमें फूड, नॉन फूड, हर तरह की चीज़ें शामिल हैं, एक्सक्लूडिंग द सेक्शन ऑफ ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल आइटम्स की परचेज शामिल नहीं होती, जो आम बरह के साल में एक्सपेंडिचर करता है, जिसमें फूड, नॉन फूड सारे शामिल हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम जो
टेम्पोरल और स्पेशल डिफरेंशियल है प्राइसेस में, उसको एडजस्ट करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए, अगर स्पेशल डिफरेंस की ड्यूरेशंस, द प्राइसेस आर डिफरेंट। हाउस होल्ड जो है डिफरेंट प्राइसेस फेस करते हैं। लेट्स सपोज जो इस्लामाबाद रहता है, मे बी वो कोई हायर एंड पे प्राइसेस दे रहा होगा एज कम्पेयर टू मे बी कोई अगर किसी रिमोट एरिया में या एग्रीकल्चर एरिया में रहता है तो उसको फूड प्राइसेस सस्ती होंगी। तो क्रॉस रीजन जो है वो प्राइसेस में डिफरेंस है। अक्रॉस टाइम भी डिफरेंस है, क्योंकि हाइस का सर्वे जो है वो पूरा एक साल चलता है, जुलाई से शुरू हो जाता है जनरली, और जून में पूरा फिस्कल ईयर चलता है। तो जो घर साल के शुरू में जिनसे डाटा कलेक्ट होता है वो डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस फेस कर रहे होते हैं, और जो साल के फिस्कल ईयर के एंड में होते हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पाशस इंडेक्स, और उससे एडजस्ट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, हम इसको पर कैपिटा में जब कन्वर्ट करते हैं तो डल्ट इक्विवेलेंट होता है। जो पाकिस्तान की मेथोडोलॉजी में जो घर के मेंबर हैं जो 18 से या 18 से बड़े हैं वो 1 कंसिडर होते हैं, जो 18 से छोटे हैं वो 0.8 कंसिडर होते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज और रीजन्स मुख्तलिफ स्केल यूज करते हैं, पाकिस्तान में यही स्केल चल रहा है। जब ये कंजक्शन एग्रीगेट बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड अ पावर्टी लाइन। और पावर्टी लाइन अक्रॉस टाइम जो है वो फिक्स होनी चाहिए, एक मेजरिंग रॉड की तरह से। तो पाकिस्तान ने जो पावर्टी लाइन हम उसे इन्फ्लेट करते हैं, और इन्फ्लेट होती है वो सर्वे वेटेड सीपीआई से, आम सीपीआई नहीं। जो सीपीआई आम होती है उसको हम जो हाई के सर्वे हैं उनसे वेटेड करके एक एवरेज लेते हैं जिससे वो इन्फ्लेट की जाती है। तो जो करंट पॉवर्टी लाइन है डेट इज 8483.80 पैसा अराउंड जो आई है। अब ये तो बेसिकली मेथोडोलॉजी है। और जो पॉवर्टी लाइन में फूड एंड नॉन फूड दोनों एक्सपेंडिचर्स हैं, दैट यू कैन से कि ये वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसपे एक शख्स जो है वो पर मंथ क्या कह सकते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर को खाते हैं कि ये फिगर फाज हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं पिछले 4 दफा के मतलब जेट की हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड, तो जब मैं एज ए स्टूडेंट मैंने इसको रेप्लिकेट किया था, तो इट कैन बी रेप्लिकेबल। प्लस इसमें मुख्तलिफ अदारे इसकी वैलिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनको कॉल किया जाता है, और मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी शामिल होते हैं जो साइमन अभी रिलीज हुआ, ज्वाइन करने से 5 मिनट पहले भी डब्ल्यूडीए की वेबसाइट से चेक किया तो वो 45% की बेस के ऊपर है। तो वी डोंट नो कि जो 4.2 डॉलर की पॉवर्टी लाइन के ऊपर नंबर आता है वो क्या होगा। इट इज़ टू हाई, क्योंकि वो इंटरनेशनल है, और उसको आप उसको ये ना समझें कि जब वो पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई होगा। वो कन्वर्ट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी से, तो वो बड़ी हाई अमाउंट बनती है, जिसमें आपको मोस्टली पॉपुलेशन फॉल होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में अगर आप इंक्लूड करें तो दैट नंबर विल बी लो। इसमें आप अली साहब बताएं, कोई और चीज़ अगर आप चाहते हैं तो ऐड करना, आई एम नहीं, मोर देन हैप्पी I'll टू ऐड। come to you. I'll go now directly to मेहताब भाई। शाहजी, आपने हिस्टोरिकल बहुत इंटरव्यू भी करते हैं, टीवी पे खुद भी आते हैं। सो क्या कहेंगे, पावर्टी की डिक्लाइन आ रहा था एकदम से ऊपर चला गया है,
क्या फैक्टर्स आपके जहन में आते हैं ओवरऑल? अब तो सारे सूबों की भी पावर्टी ऊपर गई है, ये नहीं किसी एक सूबे के नीचे आई है, किसी एक सूबे के ऊपर गई है। क्या फैक्टर्स आपके जहन में आते हैं एक एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए, बुनियादी तौर पर ये 99 2000 के बाद पहली दफा है कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी का रिवर्स ट्रेंड था वो अब यानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो बढ़ाई की तरफ या बढ़ोतरी की तरफ जो है वो नजर आया है, और बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो नजर आया है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, देखिए, एक बुनियादी बात है जो कि समझने की जरूरत है। अभी जो पॉवर्टी निकाली गई है 2024-25 के हाईएस्ट के डेटा के ऊपर, इसमें अगर पॉवर्टी लाइन को आप देखें तो वो तकरीबन 8 साढ़े 8 हजार 8,400 समथिंग जो है वो बनती है। और जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन थी 2018-19 की, वो पावर परचेज पैरिटी के ऊपर है। तो अगर उसको डॉलर टर्म्स में देखें तो वो कोई तकरीबन $4 से ऊपर, 3.5 पौने $4 से $4 से ऊपर की बनती है। पॉवर्टी लाइन है वो लेस देन $1 अ डे बनती है अगर उसको एक्सचेंज रेट के साथ आप आज देखें तो। अगर उस डेटा की बुनियाद को वही पॉवर्टी लाइन निकाल के देखी जाए तो मैं बड़ी जो स्टैटिस्टिशियन है और जो डेटा के साथ काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को सामने रखा जाए तो मिडिल इनकम कंट्रीज में पाकिस्तान की पॉवर्टी 50 बल्कि 60%, हॉवरिंग अराउंड 60% होगी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, बड़ा अलार्मिंग नंबर है। अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो पाकिस्तान की शुरू में कैलोरी इनटेक जो है उसकी बुनियाद पे हम पॉवर्टी को एस्टिमेट करते थे। फिर 2015-16 में इसको चेंज करके कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स की बुनियाद पे निकाला गया। ये अच्छी बात है इस दफा कि वो जो गोल पोस्ट है उसको चेंज नहीं किया गया, सीबीएन की बेसिस पे ही यानी सीपीआई को एडजस्ट करके इन्होंने पॉवर्टी का नंबर निकाला। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए, बुनियादी तौर और मैंने ही उस दिन सवाल किया था कि 2019 से 2022 के दौरान और 2022 से 2025 के दौरान आप क्लियर कट बताएं। चूंकि प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन को अगर एक साइड पे भी रख दें आप, तो जो 2022 था उसमें इन्फ्लेशन कम थी, उसमें आपका जीडीपी ग्रोथ जो है वो बेहतर थी। हाँ। तो उसके अरे बाद जो है उसके उसके बाद जो है वो हम आईएमएफ के जिस प्रोग्राम में गए उसके नतीजे में आपको पता है कि स्टेबलाइजेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हुई, इन्फ्लेशन जो है बड़ी वो ठीक थी। उसके रिजल्ट में पाकिस्तान के अंदर जो है वो परचेजिंग पावर को उसने एरोड किया, वो डिक्लाइन हुई। तो इन सारी वजूहात की बुना पर फिर एक्सचेंज रेट जो है वो बड़ी तेजी से डिप्रिशिएट हुआ, और आईएमएफ का प्रोग्राम भी इसमें उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें इस दफा फजिंग का जो है वो मुझे कोई जो है नहीं है उसमें। उसकी वजह ये है कि मैंने वैसे शुरू में क्रिटिसाइज किया था कि जो डोनर्स को इन्होंने अपने साथ रखा, लेकिन अल्टीमेटली इट प्रूव्ड यानी ए गुड स्ट्रैटेजी। चूंकि उसके नतीजे में जब नंबर ज्यादा सामने आया तो हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था वो उसको पब्लिक करती। तो लेकिन एक बात और भी है, और वो बात है प्लानिंग कमीशन के बारे में। मुझे एक बात करने दें। मसला ये है कि जब भी आईएमएफ की टीम ने आना होता है तो प्लानिंग कमीशन कोई ना कोई एक ऐसा काम कर देता है कि जिसके नतीजे में एक डिबेट जनरेट हो जाती है। पिछली दफा आपको याद होगा कि पीबीएस चूंकि आता प्लानिंग कमीशन के अंडर है, तो उस टाइम ट्रेड का जो डेटा था उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। इस दफा आईएमएफ की टीम आ रही है, आपने जस्ट उससे पहले, अच्छी बात है ट्रांसपेरेंसी के लिए तो बेहतर है, लेकिन आपने पॉवर्टी के नंबर पे रेट कर दी है।
बीइंग ए जर्नलिस्ट इट्स गुड, लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये मौजूदा हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स है या नहीं है। जी बिल्कुल, वेल सेड मेहताब साहब। इसका जवाब तो बहुत सारे जो हैं हमारे लोग सोच भी रहे होंगे कि ये अच्छी चीज़ है या अच्छी चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज ऑलवेज गुड। और लोग पॉवर्टी का नंबर इंक्रीज आएगा, और पॉवर्टी का नंबर इंक्रीज आया भी है। आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए। लोगों के लिए खास तौर पे CBN, कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड का जिक्र हो रहा है वहाँ पे। कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड आई थिंक जफर साहब मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। लेट्स मूव टू जफरुल हसन साहब। कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड भी सर, और दूसरा मैक्रो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? कुछ तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैक्रो डिटर्मिनेंट्स बता दिए मेहताब साहब ने भी। बट अदरवाइज ओवरऑल मैक्रो की इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे सामने है। कि क्या बेड़ा गर्क हो चुका है ग्रोथ का? क्या पिछले काफी सालों से जो अन्य 80 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई थी, और इंपोर्ट्स इंक्रीज हो गई थी, सॉरी, 52 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट था। एक्सचेंज मार्केट प्रेशर भी थे। इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई हो गया था। इन्फ्लेशन भी बहुत हाई था। आई रिमेम्बर खुरम हुसैन साहब हैं, उन्होंने उनसे बात मेरी हो रही थी। अ, उन्होंने कहा यार, अभी भी मुझे लग रहा है ये जो इन्फ्लेशन है, दिस इज टोटली बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई जो इन्होंने अन्यवा बढ़ा दी है। तो जफर साहब, ओवर टू यू। नदीम उल हक साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं एकदम से। जरा जरा वो अ, चाय। और चाय मांग रहे हैं किसी से। सर, आप कॉफी पीने वाले हैं? सो जफर साहब, इफ यू आर ऑनलाइन, अदरवाइज हम नदीम साहब के पास चलते हैं। जी, नदीम साहब बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम दरमियान में। जी जफर साहब। नदीम साहब जी ऑलवेज वेलकम। तो जी। नहीं, वैसे ये बात तो ठीक है, हम जो है वो रिजा ने कहा कि हम जो है वो मतलब टेम्पर कर नहीं सकते। तो आप हमारी मेरे ख्याल में सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम वो हर जगह पे जो है ना पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन ये है कि पॉवर्टी का नंबर थोड़ा सा हाउस होल्ड डेटा के बेस पे होता है, और उसमें ज्यादा ज्यादा डंडी ये मार देते हैं कि पहले जैसे 99 में ये किया गया था कि जी वो फूड इन्फ्लेशन यूज करते करते ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन ज्यादा था तो उन्होंने ओवरऑल CPI यूज करना शुरू कर दिया, मतलब ये कि थोड़ा सा गोल पोस्ट। लेकिन ये है कि ये मैथोलॉजी जो कि अभी तक ये लॉक है 10 ईयर्स के लिए, और 10 ईयर बाद जो है इसको रिवाइज होना होता है। तो इसमें जो मैक्रो में अगर आप देखें कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि इसको अगर 3-3 साल में ब्रेक किया जैसे मेहताब साहब ने कहा, इसमें ये कि सर्वे तो जाहिर है कि ये 6 साल बाद हुआ है, तो इसमें रिजल्ट को जो है वो डायरेक्ट 2019 से हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मैक्रो थोड़ी सी ये जो बेसिस हैं, जैसे कि कंजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। एक कंजम्पशन में हाईएस्ट से आती है, और एक कंजम्पशन जो है वो हमारी आती जो कि रेजिडुअल होती है, वो कोई चीज जैसे वो कोई इतनी प्राइवेट कंजम्पशन जो है। लेकिन ये है कि हम बाज औक़ात इंटरेस्टिंगली दोनों को पैरेलल ड्रा भी करते हैं, इंटर जो पीरियड्स हैं कि हाईएस्ट 2019 और 25 में कैसे बिहेव किया है कंजम्पशन ने, क्या वो इन सिंक है विद दी ओवरऑल कंजम्पशन जो कि नेशनल अकाउंट के थ्रू आती है, जो कि रेजिडुअल होती है, वो कोई इसकी साउंड बेसिस तो नहीं होती। वो GDP की वर्किंग में हम सारा बर्डन जो है ना प्राइवेट कंजम्पशन पे डाल देते हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि 2000 जब हम आते हैं 19 से 22 तक, इस पीरियड में कंजम्पशन का जो एक सिर्फ एक्सक्लूडिंग कोविड का एक ईयर जो है FY20, तो वो अगर हम निकाल दें तो कंजम्पशन जो है वो कोई 8% पर एनम ग्रो कर रही थी इन 3 सालों में जो है 22 तक। तो ये अगर आप फिर 22 से ऑनवर्ड 25 तक देखते हैं तो ये कोई 4% के अराउंड में है। तो इसका मतलब तकरीबन कंजम्पशन हाफ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसको देखते हुए, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी है, तो ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है पिछले 3 साल के हालात में
इसमें आया है कि जो ज्यादा पुश जो है ना यहाँ से आई है। और फिर इन्फ्लेशन को हम देखते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन को हम पॉवर्टी लाइन को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो इन्फ्लेशन को अगर देखते हैं तो इन्फ्लेशन भी जो है, जो खासतौर पे जो 2 साल हमने 23 और 24 में देखा है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इतना बड़ा इन्फ्लेशन हमने कभी नहीं देखा। और जिसने जो कॉस्ट एक अच्छी खासी जो है ना वो पुश किया है, कंज्यूमर को बुरी तरह से बर्बाद किया है इसमें। तो फिर ये एक है, तो फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट ड्राइवर होता है। तो चूंकि हमारे यहाँ जो नॉर्मली हम जो पॉवर्टी की जो लॉन्गर टर्म सीरीज अगर हम देखते हैं कि चले हम अगर बैकग्राउंड में चले जाएं 2000 से ऑनवर्ड से 25 तक, तो इसमें एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना कि वॉलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ ने बहुत हिट किया हमें, कि मतलब हायर ग्रोथ से, चूंकि हमारे जो ये होता है कि पॉवर्टी लाइन की जो क्लस्टरिंग 75% पॉपुलेशन इसके इर्द गिर्द रहती है, और छोटे छोटे झटके उनको बुरी तरह मुतासिर करते हैं। लेकिन ये है कि जो फिर प्राइवेट में जो नॉन फैक्टर्स हैं, जो कि नॉन रिकॉर्डेड फैक्टर्स हैं, जैसे CSR और ये जो चीजें हैं, इन्होंने जो है हमेशा हमेशा हमें जो है वो हिट किया है। तो वो उन्होंने पॉवर्टी को बचाने में बड़ा रोल प्ले किया है, BISP और इस तरह के। लेकिन अब ये है कि जो इतना बुरी तरीके से हमारा कंजम्पशन मुतासिर हुआ है गरीब आदमी का, कि इसमें कोई भी फैक्टर हमें बचा नहीं पाया और बुरी तरीके से। तो मतलब ये है कि चूंकि सिंस 1999 में जब से प्लानिंग कमीशन ने पॉवर्टी को एस्टिमेट करना शुरू किया है, इससे पहले जो PBS ये नंबर देता था, तो जब से लेके ये फर्स्ट टाइम है कि पॉवर्टी बढ़ी है। और इसमें बड़े क्वेश्चन बात रेज होते हैं कि में तो उसमें ये है कि फिर ये पिछले जो अगर मतलब 3 सालों में आप देखें और 22 को भी अगर आप देखें, तो कोविड एक फैक्टर है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड था। उसके बाद में ग्रोथ ने उसको आउटपेस किया, और ग्रोथ जो है खासतौर पे कोविड के बाद में एकदम जो है वो 6% एवरेज 2 साल ग्रोथ गई। और उसने काफी बेहतर किया। और फिर उस वक्त जो है हमारी जो उस एहसास प्रोग्राम की इंटरवेंशन, उसने भी काफी हद तक जो है डाउन ट्रेंड लोगों को संभाला दिए रखा, उसके एक्सपेंडिचर्स काफी बढ़े और उसकी काफी ब्रॉड हुआ। तो वो मिला के जो है उसने पॉवर्टी को काफी बचाया था। जो जो ये फैक्टर्स जो पिछले जो 3 साल में नहीं थे, तो हम इसको अलग अलग ब्रेकअप करें तो ये मेरे ख्याल में जो लास्ट जो 3 इयर्स हैं, इसने पॉवर्टी को बुरी तरीके से जो है ना वो डैमेज किया। और मेरे ख्याल में मेजर काज ये, वरना अगर जो 99 से लेके अगर आप 22 तक आए तो एक ही फैक्टर था, और उन फैक्टर्स में ये था कि जो है कंजम्पशन हमारी एक किसी तरह से स्टेबल रहती है। और फिर ये कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट साइड से देखें, जो मैक्रो में एक फैक्टर है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है। अब अगर आप मैं 2000 से लेके अगर 25 तक देखूं, तो हमारी जो 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, वो या तो रियल एस्टेट में है या एग्रीकल्चर में है। तो इसका मतलब है कि 60% पॉपुलेशन, और ये जो पिछले 3 सालों में जो हुआ है कि, और उससे पहले के जो हैं 22 तक के, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट को भी ब्रेकअप करें तो इन्वेस्टमेंट में भी रियल सेक्टर और दोनों सेक्टर ग्रो कर रहे थे उस वक्त। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट साइड से भी जो पुश थी वो ग्रोथ की तरफ थी। उसमें रियल एस्टेट में भी आ रही थी इन्वेस्टमेंट, और फिर एग्रीकल्चर साइड में भी काफी उनके मार्जिन्स बेहतर थे। अब ये जो फार्मर्स का जो आप देख रहे हैं सड़कों पे इस वक्त जो फार्मर्स की कंडीशन है, और इस वक्त जो लोअर इन्फ्लेशन है, तो आप देखते हैं कि हु इज पेइंग फॉर द एडजस्टमेंट। इस वक्त मेरे ख्याल में अगर आप फूड इन्फ्लेशन का अगर ब्रेकअप देखें, तो आपके जो मेजर फूड आइटम है, कोई 30% माइनस में है, कोई जो है
आपके 30% माइनस में है, कोई 25% है, तो बहुत बुरी तरीके से माइनस में है। तो इसका मतलब उनके मार्जिन बुरी तरह एग्रीकल्चर हिट हो रहा है। और हमारी पॉवर्टी जो है वो हमेशा से एक रूरल फिनोमेना ज्यादा है। और वो रूरल एरिया में अगर आप देखें तो जो अर्बन एरिया है वो इस वक्त जो है बेनिफिट में है। और रूरल एरिया में जब एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं तो उनके जो स्पिल ओवर हैं और लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे वो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में एग्रीकल्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है और क्रॉप सेक्टर जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना वो डिटर्मिनेंट्स हैं कि। और फिर दूसरा जो पुश हमें एक्सपोर्ट्स पे आ रही है, वो एक्सपोर्ट्स भी अगर 2019 से 22 तक देखें तो एक्सपोर्ट वो 32 बिलियन पे गए हैं 25 से। लेकिन अब जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट से भी जो है ना पुश वो। तो अगर आप इसी में वही जो C+I+X- हम ब्रेक करते हैं तो तमाम फैक्टर्स जो अभी बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये ज्यादातर जो है वो पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन जो है लेटर 3 इयर्स की है रादर देन जो है फर्स्ट 3 इयर्स। तो इन्होंने जो है वो बुरी तरह से मुतासिर किया है। तो मेरे ख्याल में जो है वो ये पिछले 3 साल के हालात ने जो। ये अगर कुछ आप कहें तो अस्सलाम वालेकुम जी। एंड बहुत माजरत, एकदम से क्रैश कर गया था। एंड उन्होंने फिर नया लिंक इरफान ने बनाया है एंड वी आर हियर। कैन यू हियर मी एवरीवन? यस वी कैन हियर यू कैन हियर यू वेरी क्लियर। जफर साहब बहुत माजरत, आप बोल रहे थे और एकदम से वो बंद हो गया। आई थॉट कि नहीं, ये 40 मिनट वैसे घंटे टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, मैं तकरीबन जो खत्म कर रहा था उसी वक्त जो है ना मेरे ख्याल में वो हुआ है। तो बिल्कुल सही। मैंने तकरीबन सारी साइट्स बता दी थी। बिल्कुल सही, ठीक है। इरफान, आप क्रैश तो नहीं करेगा? इरफान हुसैन। नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर ही करेगा। वैसे ही रमजान है, अल्लाह खैर ही करेगा। ठीक। टेक्निकल तो इशू है सर, इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। खैर। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 1 मोमेंट। देखते हैं कोई और आ जाते हैं तो, अदरवाइज विल स्टार्ट अगेन। माज़ अली रजा इज हेयर। जफर साहब, मेहताब साहब नहीं आए अभी तक फिलहाल। एंड काशिफ इज हेयर। सर मेहताब साहब भी आ गए, काशिफ साहब भी आ गए। जी, मेहताब साहब भी आ गए। बहुत शुक्रिया। जी काशिफ, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। मेरी आवाज काशिफ, नहीं। मुझे पता है रोजा है, आवाज नहीं निकल रही, मेरी भी आज थोड़ी सी डाउन हुई हुई है, लेकिन यार, पावर्टी इंक्रीज हो गई है। जफर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मैक्रो डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन किए हैं। मेहताब भाई ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो आईएमएफ की रीजंस हैं और इन्फ्लेशन खास तौर पे जो मार दिया है इन्फ्लेशन को, और उन्होंने कहा, मेरा ही उस दिन क्वेश्चन था। अली रजा ने बताया कि जी फजिंग हो नहीं सकती, लेकिन वो वही वाली बात है कि फजिंग इज पॉसिबल, लेकिन फजिंग जब पॉसिबल होती है तो वो फिर बात आउट भी हो जाती है, क्योंकि एज शाजी एज ऑलरेडी सेड कि कैसे डोनर्स भी साथ थे, डेवलपमेंट पार्टनर्स, वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे साथ थे इस कमेटी के अंदर। एंड ही वाज द वन जिन्होंने थोड़ा सा इतराज भी किया था कि जी क्यों डाले हैं, लेकिन इन द एंड वो अच्छा रह गया उनको डाले हुए थे तक, ताकि पाइट भी साथ था। बहुत सारे और इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स भी साथ थे। आबिद करीम सुलैही साहब भी इस कमेटी का पार्ट थे। कि अगर कोई हल्की सी भी हेरा फेरी होती है तो अगले दिन अखबार में खबर आ जाएगी कि क्या इन्होंने किया है, क्यों किया है, किस तरह किया है, और रीजन क्या थी करने की। तो वो ये तमाम चीजें हो गई, तो इसका मतलब ये है कि पावर्टी तो डेफिनेटली इंक्रीज की है 7%। और अगर कहीं हल्का फुल्का ऊपर से कोई एडजस्टमेंट हुई भी है तो चले 0.2 0.3% का इफेक्ट आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। सो 7% पावर्टी, यार 6 साल हो गए हैं।
जफर साहब ने भी बात की सोशल प्रोटेक्शन की, BISP की कर दे पे सोशल प्रोटेक्शन वाले, क्या इतनी इफेक्टिव पॉलिसीज नहीं है सोशल प्रोटेक्शन की कि वो हैंडल कर सकें? मैं एक 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 झटका सा मैं बता देता हूँ कि 1 in 6 is household is poor in urban, और 2 in 5, या इस तरह कर लें कि जी 1 in 5 या 2 in 5, इन 2 in 5 हाउस होल्ड इज पुअर इन रूरल एरियाज। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, दिस इज अलार्मिंग। और जैसे ही फ्लड्स आते हैं तो कोपिंग मैकेनिज्म कोई ना कोई तो होना चाहिए। हम रेमिटेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं, रेमिटेंसेस पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं। इस दफा तो रेमिटेंसेस ठीक ठाक इंक्रीज हुई है पिछले 6 सालों में, और उसने भी कोई इफेक्ट नहीं डाला। तो सिंस यू आर सोशल प्रोटेक्शन एक्सपर्ट और थोड़ा सा इधर इकोनॉमिक्स को भी देखते हैं, तो क्या आप इसका ओवरऑल क्या एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों पावर्टी इंक्रीज हो गई और कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं इसको? जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने ये कहा ना कि 28.9% से जो 21.9% से जो 28.9% हो गई है, आप कह रहे हैं 7% इंक्रीज हुआ है। ये तो 7 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज है। जो परसेंट इंक्रीज है वो 32% है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग है। और इसमें पंजाब से चूंकि मैं हूँ और इधर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ काम करता हूँ, तो पंजाब की पहले कम थी, तो एक लोअर बेस इफेक्ट भी होता है। मतलब बलूचिस्तान में उतना परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ जितना पंजाब में हुआ है, लेकिन पंजाब इस दफ़ा प्रोविंशियल डिसएग्रीगेट्स भी रिलीज किए हैं। तो पंजाब में 16.5 से 23.3 हो गई है, जो कि 41% इंक्रीज है। और ये जफर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि पंजाब में चूंकि पावर्टी का जो आप रीजनल डिस्पैरिटी देखें, तो साउथ पंजाब में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और फिर वहाँ पे ज़्यादा जो लिविंग सोर्सेज हैं, वो इनकम सोर्सेज जो हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आते हैं, और एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी हिट हुआ है। तो ये एक उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि क्यों पंजाब में इतना, एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज पंजाब में हुआ है। तो अब इसकी जो वजह है उसमें जो कुछ इशारा आपने भी दिया कि जैसे डिफरेंट, जैसे 22 का फ्लड ले लें, जो क्लाइमेट चेंज है, और जो हमारी वीक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज़ हैं, या डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, दे आर टू बी ब्लेम्ड एज वेल। और सोशल प्रोटेक्शन जो कोर, मतलब अभी तो एक थोड़ा इंटरसेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अडॉप्टिव सोशल प्रोटेक्शन, कि जो सोशल प्रोटेक्शन है वो क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इन तीनों का जो एक कॉन्फ्लुएंस कह लें, जहाँ पे ये तीनों कोइंसाइड करते हैं, उस एरिया को कहते हैं अडॉप्टिव सोशल प्रोटेक्शन। तो उस पे यानी कि अब ये एक अमर्जिंग बजवर्ड बन गया है, डोनर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं इस पे। मगर ये है कि जो इस पे जो इम्पैक्टफुल इंटरवेंशंस हैं वो अभी डिज़ाइन हो रही हैं, अभी नहीं हुई हैं। अच्छा, जो पास्ट में अब जो होता रहा है सोशल प्रोटेक्शन, बिग पुश तो 2008-9 में आ गया जब बिस्प बना। उस वक्त में भी रियल वैल्यू में ये चीज, इसका जो बेनिफिट अमाउंट है वो एडिक्वेट थोड़ा सा होता होगा। फिर वो ओवर द टाइम ये हुआ कि वो उसमें कोई इनर्शिया आ गया, फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं हुए रेट्स। तो एज परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम फॉर द बॉटम क्वांटाइल वो कोई 8-9% पे आ गया, जो बेनिफिट अमाउंट देते थे। अभी इनको पिछले साल आई थिंक रिवाइज करके क्वार्टरली अमाउंट, बिस्प कफालत प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उसको कर दिया इन्होंने 13,500 रुपये पर क्वार्टर। और बिल्कुल रिसेंटली आई थिंक कपल ऑफ वीक्स अगो या लास्ट वीक में उसको कर दिया 14,500। इवन एट 14,500 वो अब बनता है बॉटम क्विंटाइल की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कोई 12%। तो अभी जो मतलब 12% जो है पाकिस्तान में एक बड़ा ये होता है, आपने भी मीडिया डिस्कोर्स में इधर उधर सुना होगा कि हम क्यों अवाम को कैश देते हैं, इनको भिखारी बना रहे हैं, डिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेट्रा। मगर यह है कि जो मतलब ग्लोबल प्रैक्टिस भी है, और इस हवाले से देखें तो ये अमाउंट ऑलरेडी एक लो अमाउंट है। इससे आप ये तो कर सकते हैं कि थोड़ा सा पॉवर्टी गैप कम कर देते हैं, यानी कि जो 12% उसको मिल जाता है किसी घराने को,
उसकी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है। मगर हम कहते हैं कि ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है, इससे कोई रियल मीनिंगफुल चेंज नहीं आ सकता कोई घराना, अनलेस कि वो क्लोज हो। वैसे पाकिस्तान में काफ़ी घराने क्लोज भी हैं पावर्टी लाइन से और जस्ट अबव पावर्टी लाइन भी हैं, मगर सिर्फ यही घराने ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी माली सपोर्ट से आप ग्रेजुएट कर सकते हैं, जो पावर्टी लाइन से ऊपर आ सकते हैं। जो बॉटम पुअर में उनको, वो ये इनको बेशक 10-10 साल यही पैसे मिलते रहें, और जो हमारा ग्रोथ साइकिल है और जो ग्रोथ मॉडल कह लें और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पुअर हैं, उनको देखते हुए वो उसी जो बॉटम क्विंटाइल में ही रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे स्टक रहते हैं। तो अब सोशल प्रोटेक्शन क्या कर सकता है? एक तो यानी कि मैं इसका बड़ा एडवोकेट हूँ कि आप जो बेनिफिट साइज है उसको थोड़ा मीनिंगफुल बढ़ाएं। मतलब 15% तो वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जो आई थिंक रिक्लेमिंग द प्रॉस्पेरिटी वाली रिपोर्ट है उसमें सजेस्ट किया। एटलीस्ट इतना तो करें, इससे भी ऊपर कर सकते हैं तो करें। दूसरा ये कि हॉलिस्टिकली हम नहीं देखते जो सोशल प्रोटेक्शन को। ज़्यादातर बिस्प का बहुत ज़्यादा फोकस अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र पे है। कोई 80% ऑफ देयर बजट गोज टू अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, थोड़ा सा कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र पे है। और जो प्रोविंशियल इनिशिएटिव्स हैं वो भी ज़्यादा यही यूसीटीज़ या सीसीटीज़ ही कर रहे हैं। जो उनकी स्किलिंग है पॉपुलेशन की, उनको जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स या कह लें इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स हैं, उन पे फोकस बहुत कम है। और उसकी एक वजह ये भी है कि ऐसे प्रोग्रामों को कामयाबी से चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके खुद मार्केट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे वो प्रोवाइड की जाएं, बेनिफिशरीज को मार्केट से कैसे लिंक किया जाए, उनके बिजनेसेस कैसे इस्टेब्लिश किए जाएं, उनको वैल्यू चेन से कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उनकी इनपुट कॉस्ट को, उनकी प्राइसेस को कैसे मैनेज किया जाए। मतलब हम ये कह दें कि हमने आपको एक प्रोडक्टिव एसेट दे दिया है और आगे आप खुद संभालें, तो ये कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ कि जो बॉटम पुअर लोग हैं उन्होंने इस तरह खुद ही बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया। तो हर जगह मतलब ये मेंटोरिंग का मॉडल जो ब्रैक का मॉडल था बांग्लादेश में शुरू हुआ, कोई 30 मुल्कों में वो चला है टू वेरियंग लेवल्स ऑफ सक्सेस। मगर उससे ये लेसन एमर्ज होता है कि जो ये लोग हैं इनको आप को चाहिए कि इनको बिजनेस सपोर्ट कंटिन्यूअसली इनके साथ रहे, कुछ फॉर्म ऑफ मेंटोरिंग रहे। अब वो जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है या मेंटोरिंग करनी है या टेक्निकल असिस्टेंस देनी है, उसकी कैपेसिटी सोशल प्रोटेक्शन बॉडीज़ के पास नहीं है। ये जो बॉडीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं ये कैश ट्रांसफ़र ही कर सकती है। मतलब इनकी जो कैपेबिलिटी है वो लार्जली यही है कि वो कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक एरिया ऑफ रिफॉर्म है जो मतलब जिस तरफ हमें मूव करना चाहिए कि किस तरह हम बिजनेसेस को स्मॉल लेवल पर सपोर्ट और सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपने मेरे से ये सवाल तो नहीं पूछा, मगर ये पावर्टी एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी पे बात हो रही थी, तो एक बात मैं करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में पावर्टी एस्टिमेट होती है ना, लार्जली अभी भी फूड एक्सपेंडिचर बेस्ड है। यानी कि हम कहते तो हैं कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स, लेकिन उसमें पहले फूड पावर्टी ही कैलकुलेट होती है और फिर उसको शेयर ऑफ फूड इन द बजट से डिवाइड करके उसको इन्फ्लेट किया जाता है, तो रिवर्स करके। तो यानी कि और फूड की जो कंजम्पशन है अगर हम रीसेंट हाइज देखें, तो इस पे मैंने छोटी सी वर्किंग पंजाब के लिए की थी, उससे कुछ फाइंडिंग में शेयर करूं कि जो पर यूनिट, यानी कि हम सिर्फ ये ना कहें कि वैल्यू आइटम्स की, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है वीट की, राइस की, दालों की, मिल्क की, मटन की, बीफ की, एग्स की, शुगर की, ये सारे आइटम्स हैं। इनमें पर यूनिट कंजम्पशन हमारी कम हो गई है एज कम्पेयर टू 2018-19। जैसे अगर मैं कहूँ कि वीट एंड वीट फ्लावर का आइटम है, इसमें 7.01 kg पर पर्सन दिए हुए हैं 2018-19 में, और 2024-25 में हो गए 6.7। ठीक है, और इसी तरह राइस 0.52 kg पर पर्सन दिया हुआ है 2018-19 में, विच हैज़ रिड्यूस टू 0.36 इन 2024-25। तो ये जो मतलब फूड की जो मार्केट है और इसकी जो प्राइसेस हैं, मतलब इसमें आपको काम करना पड़ेगा ना सिर्फ ये कि प्रोडक्शन लेवल पे कि जो मतलब या इंपोर्ट करके अगर
चीज़ें कम हैं, या प्रोडक्शन लेवल पे विद इन पाकिस्तान। और दूसरा फिर ये कि जो इसकी प्राइसिंग है उसमें भी कोई गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशंस करनी पड़ेंगी कि लोगों को एक तो प्रोड्यूस खुद बेहतर होने से प्राइसेस लो रहेंगी, और दूसरा ये कि फिर इंडिपेंडेंटली सेपरेटली प्राइस एक्शंस भी कुछ रिक्वायर्ड होंगे ताकि लोगों की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। अब अगर फूड सिक्योरिटी होगी तो जिस तरीके से पाकिस्तान में पावर्टी कंप्यूट की जाती है, जैसे भी मैंने बताया कि सीबीएन तो हम कहते हैं लेकिन वो ज़्यादा बेस फूड पावर्टी पे ही कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा। सही, तो बिल्कुल थैंक ठीक है। अली रजा साहब, कितना परसेंट है फूड एनर्जी इनटेक का इन टोटल एक्सपेंडिचर, अगर हम वैसे देखें तो? क्योंकि जो सीपीआई है उसमें 34% के करीब है फूड एंड बेवरेजेस का। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि तमाम चीजें हो गई हैं, जरा सीबीएन को एक साफ आम इंसानों के लिए, मेरे लिए, अहमद हसन के लिए, कोई कोई फॉर्मूला तो होगा कि आसान अल्फाज में उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड को। इसमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड इज अ मेथोडोलॉजी कि इसमें दो पार्ट हैं, जैसे अजय भाई ने एक्सप्लेन किया, फूड और नॉन फूड। तो फर्स्ट पार्ट में जब पावर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट की जाती है तो फूड पावर्टी लाइन बनाई जाती है। तो फूड पावर्टी लाइन के लिए जो 2350 कैलोरीज इनटेक है कि पर पर्सन पर डे ले सके, तो कैलोरी इनटेक के लिए जो मिनिमम कैलोरी की कॉस्ट है उसका रेफरेंस बास्केट में दिखा जाता है, जो सेकंड थर्ड और फोर्थ डिसाइल ऑफ द कंजम्पशन है, जो उसमें घर फॉल करते हैं कि उनकी एवरेज कॉस्ट क्या है इस न्यूट्रिशन को अचीव करने के लिए। तो उसकी बेस पे फूड पॉवर्टी लाइन बनती है। तो जब बनती है तो सेकंड स्टेप में नॉन फूड को कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉन फूड को कैलकुलेट करने का जो तरीका पाकिस्तान में यूज होता है वो ये है कि जो फूड पॉवर्टी लाइन के अराउंड घर हैं, उनकी एवरेज ली जाती है ऑफ नॉन फूड एक्सपेंडिचर, और उसको नॉन फूड पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। दोनों कंबाइन करें तो पॉवर्टी लाइन बनता है। तो दिस इज द मेथडोलॉजी के जो पॉवर्टी लाइन के लिए। अब इसके अंदर अगर देखें तो फूड और नॉन फूड दोनों ही कंपोनेंट शामिल हैं। उस पर डिबेट जरूर की जा सकती है कि मे बी किसी का शेयर कम हो या दूसरी दूसरे का शेयर ज्यादा हो। अब पाकिस्तान में जनरली जो मुझे फील होता है कि 10 साल हो गए हैं, मतलब बेस रिवाइज हुए हुए। तो देर इज ए नीड टू रिवाइज दैट कैलकुलेशन, जिसका में भी इम्पैक्ट नज़र आएगा कंप्यूटेशन में। बट कमेटी है डिसाइडेड कि फैमिली बजट सर्वे आने वाला है, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज की जाएगी, तो नई बेस रिवाइज की जाएगी और नई कैलकुलेशन की जाएगी। अब इसमें अगर आम आदमी के लिए कहें तो बेसिकली वो घर की जो रिक्वायरमेंट है 2350 कैलोरीज पर डे प्लस नॉन फूड एक्सपेंडिचर, जिसमें ड्यूरेबल शामिल नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो उसकी बेस के ऊपर एक पावर्टी लाइन है, और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड के ऊपर है कि इसीलिए आपको जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो डॉलर वाले नंबर हैं वो इससे आपको हेड काउंट जो है उसका ज़्यादा नज़र आएगा। अली भाई मेरी तरफ से यही है। इसमें बताएं कि और अगर कितने फर्दर कितने परसेंट क्वेश्चन। है यार ये कंजम्पशन? सीबीएन के अंदर जो कंजम्पशन है हमारी, वो कितने परसेंट ओवरऑल टोटल की? 70% है, 80% है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड में बेसिकली हम एजुकेशन और हेल्थ लेते हैं। सो कई लोगों का ख्याल होगा कि एजुकेशन हेल्थ जो है इसमें जो है वो पार्ट नहीं है, लेकिन वो इसका सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो पर हाउ जो फूड का है, फूड एनर्जी इनटेक जिसको हम कहते हैं, एफईआई जो पुरानी मेथोडोलॉजी थी, उसका कितना परसेंट पार्ट है ओवरऑल का? नहीं देखें, पुरानी मैथोलॉजी जो फूड एनर्जी इनटेक है ना उसका शामिल नहीं है इसमें। बेसिकली ये कैलकुलेशन ही टोटली डिफरेंट है। इसमें दोनों पार्ट शामिल है और नॉन फूड में हर चीज़ शामिल है। मतलब अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ वगैरह शामिल है, उसमें बाकी चीज़ें भी नॉन फूड के अलावा जो एक्सपेंडिचर है वो भी शामिल है, जैसे बिजली के बिल हो गए, रेंट हो गया, घर की छोटी आम जरूरत की चीज़ें हो गई जो नॉन फूड में है, तो वो सारी क्लोथिंग वगैरह हर चीज़ शामिल है इसके अंदर। बिल्कुल। तो वो कितने परसेंट है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो कितने परसेंट? क्योंकि अगर हम सीपीआई देखें तो उसमें 34% के करीब है।
और इसमें एग्रीगेट जब कंजम्पशन बनाते हैं तो कितना है, क्योंकि जफर साहब का एक मेन पॉइंट ये था कि हमारी कंजम्पशन कम हुई है। जो काशिफ ने भी कहा कि हमारी कंजम्पशन पर कैपिटा कम हुई है ओवरऑल 85 कंजम्पशन से। की क्वांटिटीज कम हुई हैं। जी क्वांटिटीज कम हुई। मतलब जो क्वांटिटीज कम हुई तो इसका मतलब इसकी ज़रूरत है, मतलब कैलकुलेशन की। मैंने अभी तक की नहीं, लेकिन मैं जनरली बताता हूँ कि हुआ क्या है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो बेसिकली लोग स्विच करते हैं अपनी फूड बास्केट को। अच्छा, अब जनरली होता ये है कि आपको पैटर्न ये नज़र आएगा कि लोग एक्सपेंसिव चीज़ों को छोड़ के तो चिपर चीज़ों की तरफ जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में उल्टा है, एक दो आइटम्स के अलावा जितनी चीज़ें हैं उन सब की क्वांटिटीज कम हुई हैं। ओके। और तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जी कॉस्ट ऑफ अचीविंग द न्यूट्रिशन इज हाई, जो बड़ी है हम्म, सिग्निफिकेंटली। हम्म, 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 तो ये तभी पता लग सकता है कि जब न्यू पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की जाए और उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की जाए। right। तो और जो उसके बाद बताया जा सकता है कि बेसिकली के कंपैरिजन के तौर पे कि जी पिछले सालों में या 13-14 की बेस में कि बास्केट में शिफ्ट आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कैलोरी की कॉस्ट में, तो पर कैलोरी है उसकी कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया और किस आइटम्स में ज्यादा बिल्कुल आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं अब जफर साहब के पास जाऊंगा, एक चुभता हुआ क्वेश्चन हमें बहुत जोर से आता है और बहुत लोग पूछते हैं कि पावर्टी एक्सपर्ट्स ने सर पावर्टी कम नहीं होने देनी, ये हर 10 साल के बाद जो है वो एक पावर्टी लाइन इंक्रीज कर देंगे, जो इस दफा नहीं की क्योंकि हाउस होल्ड बजट सर्वे होना है अगले साल। तो डिसाइड यही हुआ कि नेक्स्ट ईयर ये पावर्टी लाइन एस्टिमेट करेंगे नई। इस दफा इन्होंने नहीं की है। सो हैविंग सेड दैट, लेकिन हम इन जनरल, क्योंकि मैं अली इज पावर्टी एक्सपर्ट जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जी इन्होंने कम नहीं होने देनी, 10 साल बाद, 15 साल बाद, वही विद द वर्ल्ड बैंक कुछ सालों के बाद वो एक पावर्टी लाइन नई एस्टिमेट करके ले आते हैं, एस्टिमेट्स ऊपर चले जाते हैं, जो कहीं 28, 30, 20, 15, 16, 17 जितने पे भी होंगे, वो जब नई पावर्टी लाइन एस्टिमेट होती है तो वो तकरीबन को ट्रिपल हो जाती है। लास्ट टाइम भी ये हुआ था, जब वो री एस्टिमेट हुई है तो 10% से नीचे आ गई थी। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया 10% तो झूठ है, नई पावर्टी एस्टिमेट की गई तो वो तकरीबन 29, 30 के परसेंट के करीब आ गई थी। सो ये क्या ये ड्रामा होता है या इसकी जरूरत होती है, कैसे? नहीं, मेरे ख्याल में देखना जरूरत भी होती है। और जरूरत इसलिए होती है कि ये पॉवर्टी जो ना रिलेटिव टर्म में जो डेप्रिवेशन है वो देखे जाते रिलेटिव टर्म में कि कितने परसेंट। बहुत सी चीजें नई आपकी कंजम्पशन बास्केट का नाम बन जाती है। तो वो मतलब देखिए, ये मोबाइल फोन जो है कुछ अरसे पहले नहीं था, अभी ये तकरीबन हर घराने का। अब कि ये एक पॉवर्टी का लेवल है कि आपके पास मोबाइल फोन नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मतलब ये बहुत ही लो लेवल का। आप तो ये इस किस्म के नए जो कंजम्पशन आइटम आते हैं तो उसको देखते हुए आपको करना चाहिए कि रिलेटिव टर्म में जो सोसाइटी के लोएस्ट जो 10, 15, 20% जितने भी लोग हैं उनका जो है वो पैटर्न कैसे डिफरेंट है, जो है वो जो नेशनल जो मीन है उससे। तो इसलिए मेरे ख्याल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करना चाहिए। और पिछली बार भी हमने ये कॉन्शियस डिसीजन किया था कि 10 साल बाद हम फिर इसको दोबारा देखेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, सारी जगह पे है। और पॉवर्टी एक्सपर्ट का ठीक है अपना इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट में है। देखिए, प्लानिंग कमीशन का काम है ग्रोथ स्ट्रेटेजी देना, और ग्रोथ स्ट्रेटजी के जो फिर इल इफेक्ट्स हैं उसको देखना कि ग्रोथ स्ट्रेटजी में कि आपका अ, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में कैसे वर्क कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एक्सेस चीजों तक कर पा रही है या नहीं, तो उस ग्रोथ के फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं। तो डेप्रिवेशन वही है कि जो चूंकि मेजॉरिटी अगर ग्रोथ के फ्रूट्स तक नहीं रसाई रख रही, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग कहीं ना कहीं से डिप्राइव्ड हैं। तो वो डेप्रिवेशन के नया न्यू लेवल आपको डिफाइन करना पड़ेगा आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो ये मतलब डिफाइन करना एक जरूरी हो जाता है। तो ये भी मतलब ख्याल में जो है ना वो अब इस साल तो नहीं, लेकिन ये कि वैसे भी 2026 में ड्यू होगा, 26 के बाद में। तो अब 26 में हम आए हैं, तो अब ये जो भी नेक्स्ट जो आएगी पॉवर्टी वो हमें चाहिए कि दोबारा करें। ये तो खैर एक मतलब
हो गया, वरना पॉवर्टी में ये होता है कि ग्रेजुअली पॉवर्टी, इसी वजह से आप देखें 99 से कभी आपकी पॉवर्टी जो है वो बढ़ी नहीं, हमेशा हर मतलब वो नीचे जाती रही है। और लेकिन ये इस दफा ये भी इस वजह से भी स्ट्रेंज है कि 10 साल जब होने को आए और 10 साल के एंड के करीब जाके पता चला कि पॉवर्टी एकदम उसने पुश बैक किया है और एकदम बढ़ी है। तो वरना जो है इस वक्त तो हम ये बहस कर रहे होते जैसे 2008 में जब पॉवर्टी प्लानिंग कमीशन ने 17.5% दी थी, कोई मांगने के लिए तैयार नहीं था। फिर कमेटी बन गई और फिर कंट्रोवर्सीज हुई, फिर उसको रिवाइज करने की जरूरत महसूस हुई क्योंकि वो चूंकि जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी ग्रोथ की और जो हालात थे उससे मुताबिकत नहीं रख रही थी। तो इसलिए ये कि इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई 15-16% पे आ जाएगी और फिर वापस वही डिबेट जन्म लेगी। तो इसलिए ये फिर देखिए ये 1% ऑफ पॉपुलेशन जो परसेंटेज भाई जैसे काशिफ ने कहा ना, ये परसेंटेज पॉइंट्स हैं। तो 1% पॉइंट का मतलब ये है कि 2.5 लाख लोग हैं। जी तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन हम जो है इस वक्त कोई 2 करोड़ लोगों को पॉवर्टी के लाइन से नीचे फेंक चुके हैं। तो 2 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी की लाइन से नीचे गिर गए हैं। तो ये मतलब जो है ना इसकी एक सिग्निफिकेंस है। तो फिर नई जब पॉवर्टी लाइन डिफाइन होगी तो फिर आप सोच लें कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। जी चलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। बल्कि काशिफ ने जो बात की थी परसेंटेज पॉइंट की, उसके साथ साथ उसने कहा था 32%। तो जो फिगर्स आए हैं 214 मिलियन 2019 की पॉपुलेशन, 451 मिलियन। आई गो टू नदीम साहब। नदीम साहब का हाथ खड़ा। सर अली अली, 2-3 सवाल है। सब मजा एक आएगा तो अभी, सर पहले बताएं। जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है। आप इकोनॉमिस्ट के पास मेरा ख्याल और कुछ करने को नहीं सिवाय पॉवर्टी की बातें करने का। मतलब इस मुल्क में यही प्रॉब्लम रह गया पॉवर्टी। नंबर 2, प्लीज मुझे बताइए कि पॉवर्टी का नंबर है क्या। कोई 45 कहता है, 20 पाशा 45 कहता है, वर्ल्ड बैंक 44 कहता है, फिर अब कोई 26 हो गया है, फिर पहले पिछले साल अभी वर्ल्ड बैंक ने कैलकुलेट किया था 22 था। फिर बेस्ट पॉवर्टी नंबर एक और है यार, खुदा के वास्ते कोई समझ नहीं आती। नंबर 3, we all know there is an income distribution. Either we go to communist society. If we can't go to communist society, even in a communist society, there's an income distribution. There is a talent distribution. There's an income distribution. There's a marginal product distribution. Distribution तो रहेगी और distribution skewed होगी, हमेशा skewed होगी. There are going to be very few people who are rich and a large number of people who are in the middle class and then some poor. This is given by nature, इसको चेंज नहीं हम कर सकते। आप जिधर मर्जी deprivation लाइन लगा दें उतनी हो जाएगी। जफर साहब ने अभी कहा कि मोबाइल फोन्स की बात, मैं कहता हूँ गाड़ी के लगाते हैं तो पॉवर्टी 30% सॉरी 40% हो जाएगी। गाड़ी की क्वालिटी के लगा दे, मर्सिडीज लगा दे तो पॉवर्टी हो जाएगी 45%, सॉरी 100%। बिकॉज नहीं क्वाइट सर, फ्रेंकली इट्स सर आर्बिट्ररी। गाड़ी गाड़ी को लगा देंगे तो 80% हो जाएगी सर। 80% हो जाएगी, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आर्बिट्ररी वे यू पुट द लाइन। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, इट्स आर्बिट्ररी। ये मानने वाली बात है कि दे विल ऑलवेज बी पुअर, रिलेटिवली पुअर। जो आपने रिलेटिव बात की ना, रिलेटिव इज इंपॉर्टेंट। रिलेटिव पुअर सोसाइटी में हमेशा होंगे, रिलेटिव टू व्हाट वो आप डिसाइड करेंगे। तो ये जो इकोनॉमिस्ट ने एक अपना बना लिया ना कि हम पॉवर्टी लाइन मेजर करेंगे और आप शोर मचाएंगे और सारे दिन पॉवर्टी लाइन पे बात करते रहेंगे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस। इफ यू रिकॉल, मैंने भल्ला के साथ इस पे, भल्ला इज मेजर पॉवर्टी एक्सपर्ट वगैरह करता रहा बड़ी देर से काम, उसके साथ एक वीडियो किया था, मतलब इकोनॉमिस्ट पे डिस्कशन की थी, वीडियो है। ही ऑल्सो अग्रीड कि यार ये मेजरमेंट छोड़े, बॉटम 30 को कह दें पुअर है और सोच ले क्या करना है। बीएसपी हमारे पास है। अब मुझे बताइए पॉवर्टी का नंबर आप लोग, ये प्लानिंग कमीशन ग्रोथ स्ट्रेटेजी तो बना नहीं सकती। ग्रोथ स्ट्रेटेजी तो प्लानिंग कमीशन से बनती नहीं। 2-4 बंदे इकट्ठे करके पॉवर्टी इकट्ठा कर लिया, नंबर इकट्ठा कर लिया, चले ठीक है। भाई ग्रोथ का क्या बनेगा? ये इकोनॉमिस्ट का काम नहीं है, ये बताइए। जी आई मूव टू मेहताब साहब। मेहताब साहब, नदीम साहब का क्वेश्चन आपके सामने है, और आई आई एम होपिंग कि आप उनसे एग्री नहीं करेंगे, आप उनसे कुछ डिबेट में फर्दर। मेहताब साहब हैं इधर? मेहताब साहब निकल गए, आई कैन सी हिम। तो आप लोग जवाब दे देना कि ये सर क्या आपने तमाशा लगाया हुआ है। इट्स जस्ट टू कीप यू एम्प्लॉयड, इज दैट ऑल इट इज?
ग्रोथ पे आप बात नहीं कर सकते, बस पॉवर्टी मेजर करते रहते। बताइए क्या प्लानिंग कमीशन के पास ग्रोथ फ्रेमवर्क क्यों नहीं है? ये उड़ान क्या है बताइए हमें जरा, हम समझ भी जाए। सर वी डोंट हैव एनीवन फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन, सो हम जरा उसको हद हो गई, वेयर आर यू फ्रॉम? सर मैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हूँ। इंडिपेंडेंट एंड जफर साहब इज फ्रॉम द प्लानिंग सर प्लानिंग की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता सर। ये ग्रोथ फ्रेमवर्क भाई वाकई एक फेलियर है भाई मैं प्लानिंग कोई का। नहीं कह रहा, आप जिम्मेदारी लें। मैं कह रहा हूँ आप इकोनॉमिस्ट पे ये एक फर्ज बनता है कि आप कंट्री की पॉलिसी और ग्रोथ पे बात करें। यही अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इस पे अली सलमान ने भी रिस्पॉन्ड किया था। हमारी इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो लोग हैं, इतने बहुत अब बन गए हैं इकोनॉमिस्ट, कोई काम की बात नहीं करता ऑन ग्रोथ और ऑन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बस पॉवर्टी मेजर करके हम खुश हो जाते हैं, या दूसरा टैक्स जीडीपी रेशियो हम उसको सेलिब्रेट करके खुश हो जाते हैं। बताइए क्या करें, ग्रोथ का, सर डेवलपमेंट का क्या करिए? सर सर टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी एक डायलेमा है, बाय प्रोडक्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। पावर्टी एस्टिमेट काफ़ी सालों बाद हुई है, तो इस वजह से हम ज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या मैं मतलब काफी सालों जब बाद? अभी वर्ल्ड बैंक ने 3 एस्टिमेट्स दिए हैं, पाशा ने दिए हजार सर बंदे, हर सर रोज वो एक आता है एस्टिमेट। और सिंस एक और मेरे चीज ख्याल बताएं, एक और चीज जी बताएं, पॉवर्टी का एस्टिमेट हर रोज आता है, तकरीबन हर रोज आता है, और मीडिया पे एवरीबडी इज सेइंग 45% ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी हुई ना? जी सर। इज देयर अ प्रिसाइज नंबर इन स्टेटिस्टिक्स? नो सर। So what do you have? What should you report along with an estimate? सर वो रोबस्टनेस एस्टिमेट होते हैं। अली, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस कि इसकी रोबस्टनेस क्या है, नहीं, इसकी कितने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल है? कोई कॉन्फिडेंस जी इंटरवल है? जी जी, बताइए। बिल्कुल है। अली अली, इफ यू कैन आंसर जी दिस। जी, कॉन्फिडेंस लेवल निकाल सकते हैं सर आप इसको। तो किसी भी सर्वे डाटा सेट की किसी भी स्टैटिस्टिक्स का निकाल सकते हैं अगर वेट्स मौजूद है आपके पास। नहीं सो तो हम बता निकाल दीजिए ना, सकते। हमें बताइए ना क्या है। भैया सर आपको निकाल के सेंड करने पड़े, मैं अभी आपको कर देता हूँ इसकी फौरन बात। वो तो कोई इशू नहीं, एक लाइन की कमांड है, कहते तो मेरे रिपोर्ट में पब्लिक भी कर देते हैं। देखें जी, ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ के कर सकते हैं आप। द पॉइंट इज नो स्टेटिस्टिक्स शुड बी रिपोर्टेड, जो मैंने सीखा है, हम्म विदाउट कॉन्फिडेंस। आप पी वैल्यू करते फिरते हैं, तो यार इसका भी पी वैल्यू बताइए। आप पॉवर्टी को टू द डेसिमल पॉइंट बताते हैं, मुझे समझ नहीं आती उसका मतलब क्या है। जैसे वो किसने कहा था, गॉलब्रेथ ने, किसी ने कहा था, इकोनॉमिस्ट लाइक टू पॉइंट आउट डेसिमल पॉइंट जस्ट टू शो दे आर साइंटिफिक। भाई इतना प्रिसाइज नंबर है कि आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, या इज इट इम्परफेक्ट नंबर? सर वो आपको भी पता है अली, आप रिपोर्ट में निकालें। इट्स अ गुड पॉइंट फॉर द पॉलिसी मेकर्स एज वेल कि जी वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ एक सिग्निफिकेंस लेवल भी दें। तो दूसरा ये है कि कितना अली, 36,000 कितना सैंपल है इस दफा हाईएस्ट का? देखना पड़ेगा, काफी है इसका अच्छा, सर, अराउंड काफी मुझे 30 हजारों में। प्लस थर्टी तो वो थाउजेंड है, जब क्यों जब 31-32 हज़ार है। N-1 या N-, की जो है, जो भी हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेंगे, वो अगर हमारे न्यूमरेटर में होता है, वो इतना बड़ा नंबर नीचे होता है कि वो सिग्निफिकेंट आ ही जाएगा। वो आई नो दैट इतनी स्टैटिस्टिक्स हमने यूज कर ली हुई है कि वो सॉरी जी, सिग्निफिकेंट। सॉरी, वो बट यू हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट, ये जो आप बात कह रहे हैं, इसके लिए भी करेक्टिव मैकेनिज्म है। यू कांट जी जस्ट बिल्कुल रन करेक्ट से है, कहिए बिल्कुल है। ओ ये है तो हम कर लेंगे, वो आप जी सॉल्व जी करके जी। नंबर्स के साथ यू कैन गेट हाँ राइट। हाँ। बट अली, कम मैं ऑन यार, इस वजह से लेट्स बी सीरियस, वी आर टॉकिंग अमंग्स्ट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जी जी नंबर दो, राहुल। एक और बात पूछूं, मुझे बताएं, आप जी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लेंगे, एक और चीज बताइए कि ये जो, अगेन जो एस्टिमेट है आपका, इज बेस्ड ऑन रिकॉल डेटा। बिल्कुल बंदे ऐसे। की उस दिन तबीयत ठीक थी, तो उसने कहा यार मैं तो 1 पाव गोश्त खाता हूँ। तबीयत हम्म बहुत ठीक थी, तो उसने उसने गंदी थी, उसने कहा मैं आधा पाव गोश्त खाता हूँ। यार ये जी, रिकॉल डेटा पे बेस्ड है, रिकॉल डेटा पे आप कितना रिलाय करते हैं? दैट्स वन ऑफ द मेथोडोलॉजिकल एरर्स विच वी हैव। लेकिन ये है, मतलब कि वो आपको पता है, पिछले साल भी वही किया था, इस साल भी वही किया, तो जो एरर है वो रिपीट हो रहा है। तो एरर जब रिपीट हो रहा है, तो आपकी आपकी जब डिफरेंस ले लेते हैं, तो डिफरेंस इज 7% हम्म। परसेंटेज पॉइंट्स, टू बी वेरी करेक्ट। तो 7% पॉइंट हम ये तो कह सकते हैं कि जो इंक्रीज हुआ है, उसमें ऑटो कोरिलेशन वाला भी कंपोनेंट जो है वो खत्म हो जाएगा अगर हम टाइम सीरीज वाली साइड पे जाते हैं। तो एरर्स तो रिपीट वही हो रहे हैं, वो दैट्स दैट्स Not दैट्स necessarily, because you are talking to, you don't have a longitudinal data. You're talking different we data. don't we ठीक है ना? don't have। So quite frankly, the number of issues that need to be taken into account. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि I think as professionals, our job is to be very serious about this and not sort of वाह वेला शुरू कर दो, पॉवर्टी का नंबर बढ़ गया। We have to talk about it very
सीरियसली कि ये इसमें बड़े कैवियट्स और पॉलिसी मेकर को समझाने की जरूरत है, बड़े कैवियट्स और क्या क्या मैं मानता हूँ पॉवर्टी बढ़ी, बिल्कुल सही, बट दैट्स बिकॉज यू इकोनॉमिस्ट डोंट टॉक अबाउट ग्रोथ, यू इकोनॉमिस्ट हैव नथिंग टू से। मुझे आज ये बता दें, आप सारे मिलके आपका क्या ग्रोथ पे कहने को है? सर मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? जी 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 काशिफ, थैंक यू। अच्छा, मैंने अपने रिस्पॉन्स में भी कहा था, मतलब ग्रोथ की इंपॉर्टेंस से बिल्कुल इनकार नहीं है, और सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन में जो कंट्रीब्यूटर है, इसमें वो डॉलर और करे वगैरह के आर्टिकल मौजूद हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पॉवर्टी रिडक्शन में ग्रोथ ही है। रीडिस्ट्रीब्यूशन से इतनी ग्रोथ नहीं आई दुनिया में जितनी प्योर यानी कि ग्रोथ से आई है, इंक्रीजिंग यानी कि केक साइज फॉर एवरीवन। तो इसमें सिर्फ मेरा सोशल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था, अपने फीडबैक में भी मैंने ये कहा कि हमने इसको इंक्लूसिव बनाना है। हमारा कंसर्न इसमें ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो बॉटम क्वांटाइल के लोग हैं, वो जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसमें आपने प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करनी है, उनको स्किल कैसे देनी है, उनको वैल्यू चेन से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये सारा फोकस हमारे इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम्स का होना चाहिए। और मैंने ये इसको इंडिकेट किया कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो जो उनको मैनेज करने वाले लोग हैं, वो खुद बिजनेस को अच्छी तरह से नहीं समझते। उनको खुद नहीं पता कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी लोगों की एनहांस करके उनकी जो इनकम्स हैं उनको इंक्रीज करना है, जो कि एक चैलेंज रहा है हमारे सोशल प्रोटेक्शन के ज़्यादातर सेक्टर में। जो भी प्लेयर है उनको ये पता है कि बस कैश ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। तो ये ग्रोथ पे ग्रोथ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू। नहीं, इसमें ये थैंक यू भी है सर। कि देखें, आपको ये है कि इम्पैक्ट को देखने के लिए आप देखें कि क्या मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ठीक है कि नहीं। तो पॉवर्टी, अब ये कि अगर आप ग्रोथ को प्राइमरी फोकस पे नहीं ला रहे तो पॉवर्टी स्टिमेशन की जरूरत उस तरह नहीं है। तो अगर मतलब ग्रोथ के इम्पैक्ट को देखने के लिए आपको पॉवर्टी देखनी है, ना कि ये पॉवर्टी की खातिर हमें ग्रोथ देखनी है। तो मतलब ये ग्रोथ का एक प्राइमरी दर्जा है कि अगर प्लानिंग कमीशन अगर ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं बना रहा, ग्रोथ फ्रेमवर्क नहीं बना रहा, तो फिर जरूरत नहीं है कि आप पॉवर्टी को एस्टिमेट करें। बहुत शुक्रिया सर। नदीम साहब, जफर साहब, इरफान, अगर आप नोट कर रहे हो तो ये प्लानिंग कमीशन को आपने आफ्टर द वेबिनार ये जो 5-7 पॉइंट्स अली, बहुत इन अच्छे लफ्जों से का रेज क्या किए। मतलब है, इंक्लूसिव और स्केल, इनका लफ्जों का मतलब क्या है? काशिफ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, मुझे समझ नहीं आती। वो आर्ट एंड ट्रे का पेपर जो कोट किया उसने तो इंक्लूसिव, ऑल ग्रोथ इज इंक्लूसिव। काशिफ, इंक्लूसिव ग्रोथ। जी, इंक्लूसिव ग्रोथ की के जो रिटर्न्स आ रहे हैं ग्रोथ के, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किया, अगर तो वो बॉटम क्वांटाइल को भी एडिक्वेटली ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम उसको इंक्लूसिव कहेंगे। जैसे अभी एक रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये नहीं आया कि जो देखिए, जो आर्ट एंड ट्रे का पेपर था, उनको मुझे याद है बड़ा क्लियरली, उन्होंने कहा था ऑल ग्रोथ विल लीड टू पॉवर्टी रिडक्शन। सो आई डोंट सी हाउ आई ग्रोथ इज एग्री, नॉन आई इंक्लूसिव। एग्री, ठीक है। आई अब ये एग्री। जो इकोनॉमिस्ट ने एक और अपने जुगाड़ निकाल लिया है कि जी हम बताएंगे इंक्लूसिव कौन सी, भाई कौन सी इंक्लूसिव ग्रोथ? आप खुद बताइए अली, मुझे बताइए, यू स्टडीड पॉवर्टी, सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन पाकिस्तान में कैसे हुई है? वो माइग्रेशन से ग्रोथ। हुई है, माइग्रेशन से हुई है, ठीक है ना? तो माइग्रेशन क्या अपॉर्चुनिटी है? अगर आप ग्रोथ होने देंगे तो पॉवर्टी रिडक्शन होगी, वरना हम वैसे ही अपनी जुगाड़ लगाते इंक्लूसिव और स्किल रिटेंशन। किसको पता है स्किल क्या है? अच्छा, स्किल के अंदर एक और चीज भी डाल है जो हमने काम किया था, स्लज का, कि आप किसी को काम तो करने नहीं देते तो स्किल क्या करेंगे एक्वायर? आप स्किल एक्वायर करते हैं, आपके रिटर्न्स टू एजुकेशन जीरो हैं, आपके रिटर्न्स टू स्किल जीरो हैं, तो आप क्या करेंगे स्किल दे के बंदे को? मैं तो कहता बच्चे बेहतर है ना पढ़े, मैं तो हर इकोनॉमिस्ट कहता हूं ना पढ़ो यार, यूजलेस सब्जेक्ट है, क्या फायदा है? सर कोई मैं बेवकूफ नहीं बना सकता, इस वजह से पढ़नी चाहिए। मैं इसमें कोई ऐड करूं एक एक चीज। मिनट, अली साहब आप कर लें, फिर मैं अमार जाफरी साहब के पास जाऊंगा, अच्छा, उनका हाल। ठीक। मुझे जो नजर आता है ना, सॉरी मैं उस तरह से वो बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक नजरिया है इसके को भी डाटा ड्रिवन है, क्योंकि मुझे सर्विस के साथ काम करते हुए बड़ा अरसा हो गया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि जितने भी सोशल इंडिकेटर्स आपको नज़र आते हैं ना, अगर वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं तो अगर, लेकिन उनके दरमियान में जो अपर और लोअर क्वांटाइल का गैप है ना, वो वक्त के साथ बढ़ा है। खासतौर पर पिछले 25 सालों में तो यही स्टोरी है। तो अगर कोई ग्रोथ है ना,
तो उसने नीचे वाली जो बॉटम 20% है उसको कोई फर्क नहीं डाला। किसी भी इंडिकेटर में देख लें, आप हेल्थ के देख लें, एजुकेशन के देख लें, आपको में भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ओवरऑल एग्रीगेट नंबर जो है ना वो इम्प्रूव होते नजर आएंगे। तो जो ग्रोथ है उसने वो उनको कोई इफेक्ट नहीं किया पाकिस्तान में। और मुझे कोई, मेरी नज़र से तो कोई अच्छी स्टडी नहीं गुजरी कि पाकिस्तान पे हुई हो जिसमें ग्रोथ और पॉवर्टी के लिंक के ऊपर किसी ने बात की हुई हो। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कैसे करती है पाकिस्तान में, मुझे नहीं नजर आई आज तक। सॉरी टू से, ये एक रियलिटी है पाकिस्तान की। तो मेरे ख्याल से अभी भी उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अदरवाइज जो अब हमें नजर आ रहा है ना, ये हमें 4-5 सालों में मेरे ख्याल से आपको ये नजर आएंगे कि तमाम नंबर स्टेगनेंट होंगे, उसके बाद गिरने शुरू हो जाएंगे। अली, रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सीजीई के कुछ पेपर्स थे पाइट के अंदर, उसको देखिएगा सिंस यू आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम पाइट एज वेल। नहीं, तो सीजीए नॉट अ गुड मेथड टू डू इट। आपको हाँ, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के और भी बड़े सारे मेथड हैं जो वो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए कि पॉवर्टी, इवन कि किसी ने क्रॉस ये भी नहीं देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर हो रही है या नहीं। मतलब सोशल साइड के इतने इंडिकेटर हैं। डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सीजी के 100 प्रॉब्लम होंगे, बट जो स्टडीज मैंने देखी हुई हैं वो सीजी के ऊपर हुई हैं, जिसमें कैसे आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बना सकते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जो आपकी ओवरऑल वेलफेयर है उसको, और वेलफेयर भी वो कंजम्पशन से इक्विवेलेंट वेरिएशन से निकालते हैं। जी अमाद जाफर साहब, जी बहुत शुक्रिया जी। एक तो आप मैं पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैंने लोग मैंने इकोनॉमिस्ट बैठे चैटिंग हुए में हैं। लिख दिया है। मैंने चैटिंग में लिख दिया है, कोई इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा, नहीं नहीं, भैया आपका का है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, इस वजह से मैं खुद से चाह रहा था आप खुद करवा दें, वरना मैं करवा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलिए आप करा दे, बेहतर होगा, मुझे अच्छा लगेगा आप करा देंगे तो। हमारे साहब जी हमारे एफआईए से रिटायर हुए हैं, इन्होंने एसडीजीज एकेडमी बनाई हुई है। ही इज इनटू आईटी बिजनेस, सीआईटी सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंस 1999 98 99 से चल रहा है। और आईटी के अंदर साइबर क्राइम बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। नादरा का पहला सिस्टम जो 1970s में बना था उसको, उस पर काम इन्होंने किया था। देन डिजिटल मार्केट के अंदर और साइबर क्राइम बिल के अलावा जो डिजिटल मार्केट के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमार साहब का कहीं ना कोई लिंक बनता है उसके अंदर। सो ही इज द आईटी डिजिटल गुरु, जो जिससे मैं मिलता हूँ, जिस और साइबर सिक्योरिटी वाले से, तो वो अमार साहब को जान रहे होते हैं। जी जी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है। जी सो आई एम ग्लैड ही इज हेयर टुडे। पॉवर्टी के ऊपर था, लेकिन अदरवाइज भी ये कभी कभी हमें आ जाते हैं, मुस्तफीद होते हैं हम इनसे। जी सर। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। साथियों, मैं जो डिस्कशन हो रही है इसका मैं मतलब बहुत लो लेवल नॉलेज होगा मेरे पास, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ एसडीजीज के ऊपर। जो उसका SDG 1 और 2 है, वो है इसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि हंगर और पॉवर्टी के ऊपर। पहली बात तो ये है, आप कुछ भी अगर इंडिकेटर उठा के देख लें, वहाँ पे रैंकिंग देख लें उठा के, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, मैंने बहुत पहले कहीं पे कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि हम सब प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, अभी एक ITU की रिपोर्ट आई है 2025 की। वो कहता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो ज़रा पूरी दुनिया को रैंकिंग की है उन्होंने, जो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर 139 नंबर पे आएगा। तो आप देख लें, 200 कंट्रीज कहते हैं दुनिया में है, तो 139 पे हम कहाँ खड़े हैं। दूसरे ये जो SDG के रैंकिंग्स हैं, वो कमाल सब इस तरह समझते हैं, जो हायर टाइम्स हायर के ऊपर वो जा रही हैं, ये पीछे जा रहे हैं कि वो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 68 से 70 तक पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है। अब आप सोच लें कितना अर्सा पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, मास्टर्स किया था। मैंने एक चीज पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स में कि स्टैटिस्टिक्स लाइक ए बिजनेसमैन, व्हाट इज शोज इज इंटरेस्टिंग, व्हाट इज हाइड इज वाइटल। तो हमें स्टैटिस्टिक्स जो पेश की जा रही है वो झूठ है सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ। जब कोई गवर्नमेंट आती है, वो 4 एक्सपर्ट को बिठाती है जो बड़े बड़े जो हमारे मैकेंजी टाइप इस तरह के इदारे हैं, उनके एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं कि भाई हमें ये बना देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जो आप जो आज गुफ्तगू कर रहे हैं उसको फोकस करें SDG 1 और 2 के ऊपर, विच इज वेरी रेलिवेंट। और देखें पिछले 10 सालों में उसका ग्राफ ऊपर गया है या नीचे गया है। अगर नीचे गया है तो अली कमाल, देखें
गुजारिश ये, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके हाथ बंधे होते हैं, कि मेरे भी बंधे हुए थे। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं उनके तो मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। जो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम, तो करंटली अली कमाल, तुम इस ये जितने लोग बैठे हैं बहुत मीनिंगफुल लोग हैं सारे ये। मैं दो चार लोग जानता भी हूँ उसके अंदर। तो ये मेरा एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिस पे हम बात कर रहे हैं। यस, एसडीजीज के ऊपर हम बात काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली काम कर रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा साथियों, कि इस वक्त पूरी दुनिया में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है अपने इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए। इत्तेफाक से उसमें जो लीडिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बड़ा टाइम लगा है हमें ये समझने में, कि दुनिया ये बहुत पहले बात समझ गई थी कि एआई जो है वो चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कैसे कर रही है। इसकी मैं एक सिर्फ आपको इंडिकेटर बताऊंगा। चाइना ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है, उन्होंने दुनिया से 25 लोग लिए हैं, 25 लोग। उस कमेटी का नाम है स्पेशलाइज्ड कमेटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ये देख रही है दुनिया में एआई जो है वो कैसे काम कर रही है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी एथिकल इश्यूज क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम। पाकिस्तान से मेरे अलावा कोई बंदा नहीं है। उनकी वेबसाइट है, उस पर चले जाएं, मैं आपको भेज दूंगा अली कमाल, आप अपने ग्रुप में डाल दें। उस पर 25 लोग हैं, उसमें चंद नोबल लॉरिएट्स भी हैं। और सवाल ये पैदा होता है उन्होंने मुझे क्यों पिक किया, ये एक ज़्यादा डिस्कशन है। अब गुजारिश ये है कि काइंडली इस बात को समझें कि गुफ्तगू से कुछ नहीं होगा, एक्शन से होगा। मुन्नू भाई ने कहा होंदा नहीं करना पैंदा है, पिछे पिछे जाना पैंदा है, सुख ਲਈ दुख सहना पैंदा है। जितना नॉलेज लेवल होता है उतना उसको ज्यादा दुख होता है इन चीजों का। तो अली कमाल, आई स्टैंड विद यू। और मैं इतवा से ट्रैवल कर रहा हूँ, शायद मेरी कहीं डिस्ट्रप्शन भी हो, तो ओवर टू यू। मैं सुनूंगा टेस्ट से, और फिर मैं लर्न करने की कोशिश करूंगा। और अली कमाल, आई गिव यू ब्लैंक चेक। तुम जिस काम में मुझे डालोगे, मैं चूंकि रावलपिंडी में पैदा हुआ था, तो पोठवार की एक कहावत मशहूर है। एक पहाड़ से एक साहब उतर रहे थे, कुछ बैठे खत लिख रहे थे, तो ऊपर की पहले खेल हो, तो नीचे वाले ने कहा चिट्ठी पहले खेलना। तो उसके जवाब का इंतजार किए बगैर जो उतर रहे साहब ने कहा कि चिट्ठी पहले खेल हो ते माड़ी सलाम पाई दियो, ते जे शिकायत पहले खेल हो तो माड़ी गवाही पाई दियो। तो मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूँ अली कमाल, आप जिस काम में डालेंगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद नहीं करूंगा। आप सब लोगों के दुआओं के साथ, आई एम द हम्बल कंट्रीब्यूटर। मैं अपना नंबर शेयर कर लेता हूँ जिसको मेरे से रब्ता करना हो। ये जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं, पिछले 12 सालों से रोज सुबह 8 बजे और रोज रात को 8 बजे करता हूँ। मैं अपना नंबर शेयर कर लूंगा व्हाट्सएप का, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा। और अली कमाल, हमारी टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं होती है, ये ख्याल रखिएगा। हम 6 6 घंटे जूम पे होते हैं, प्रोफेशनल लिंक है हमारे। तो इसको इसके पीछे एक हमारी याद है, टेक टीम याद है आपको, सदफ की टेक टीम। तो सदफ टेक टीम ट्रेड कर गई थी, वो आज तक चल रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। जफर साहब, मेहताब साहब नहीं है, मैं मेहताब साहब के लिए क्वेश्चन खास तौर पे रखा हुआ, तो मैं कहा उनसे पूछूंगा, क्योंकि ये जरा वो खैर अब तो आप काफी कैंडिडली पहले भी बोलते होते थे, लेकिन आप ज्यादा कैंडिडली बोल सकते हैं। 7% इंक्रीज, 7 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज, 27% के करीब इंक्रीज हुए हैं। 17 करोड़ के लोग, करीब लोग जो हैं वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 17 करीब के करीब लोग एडिशनली पॉवर्टी में चले गए हैं, 172 मिलियन के करीब। सब कुछ हो गया। ग्रोथ नहीं हो रही है, 1.7% ऑन एवरेज ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों में, 23 24 25। आगे भी फ्लड की वजह से इस साल भी कोई 3% कह रहा है, कोई 3.5% कह रहा है। ओवरऑल देखा जाए सर, बड़ी बातें पिछले 7 सालों में हमने सुनी हैं। हमारे साहब ने भी कहा अभी, एसडीजीज वाले चक्कर में भी। इसका मतलब है सिविल सोसाइटी सर फेल है, गवर्नमेंट चले फेल है ही, सिविल सोसाइटी फेल है, एकेडेमिया थिंक टैंक्स फेल हैं, उन्होंने जनरेट नहीं की। मैं नदीम साहब वाला जो पॉइंट था कि पॉवर्टी के कितने सारे नंबर्स हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। डेवलपमेंट पार्टनर फेल्स। तो डू यू एग्री कि हम एज ए सोसाइटी, एज ए होल कंट्री, पॉवर्टी को रिडक्शन में, चाहे हमें कोविड आया, चाहे फ्लड्स आए हैं, चाहे आईएमएफ के प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज आई हैं, चाहे जिस किस्म के भी आए, ग्रोथ इज द मेन कंपोनेंट, या अपॉर्चुनिटीज नहीं लोगों के पास आई, जिसकी वजह से पावर्टी इंक्रीज हुई है, तो ये तमाम के तमाम एज स्टेक होल्डर हम देखेंगे तो तमाम फेल हो गए।
इसमें ये बात तो ठीक है कि ये मतलब सोसाइटी का ओवरऑल वैसे फेलुअर होता है, लेकिन इसमें ये कि गवर्नमेंट का फेलुअर जो है ना वो ज्यादा नुमाया इसलिए हो जाता है कि देखिए हर चीज में, जैसे अब नदीम साहब ने कहा स्लज में ये है कि वो बहुत सी चीजें जो हो सकती हैं इस इकोनॉमी में होने नहीं दी जा रही। तो गवर्नमेंट अगर कहीं पे कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही तो कहीं पे ये भी है कि वो कंट्रीब्यूशन होने से रोक रही है। कि अगर जैसे उबर करीम वगैरह जब शुरू में आए तो गवर्नमेंट में एकदम कहा कि ये पीपे वाली जो है वो टैक्सी से निकल के डिसेंट ट्रांसपोर्ट पे जा कैसे रहे। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो है ना वो फिर गवर्नमेंट थोड़े पीछे हट गई। तो इस वजह से कई दफा ये है कि सिविल सोसाइटी में भी है कि वो नदीम साहब की बात ये ठीक है कि जो पॉवर्टी वगैरह या इसमें जो ज्यादा इंटरेस्ट जो डोनर्स का होता है वो भी इस वजह से ही होता है कि बहुत से पॉवर्टी में हमारे इकोनॉमिस्ट भी इस वजह से है कि बहुत से लोगों की पॉवर्टी इसमें दूर हो जाती है। तो लेकिन ये कि ग्रोथ वाकई ही नहीं हो पा रही, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्रोथ को अगर रिवाइव नहीं करें, ग्रोथ से अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और ग्रोथ में उसमें कि गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही रोक के बैठी हुई है। यानी अगर टैक्सेशन के थ्रू कहीं रोक के बैठ रही है, कहीं पे स्लज के थ्रू कहीं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक मेजर रुकावट है। तो सिविल सोसाइटी की वैसे भी जो है ना लोग वॉइस रेज नहीं करते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अगर कुछ कर भी रही है गलत तो उसके जो उसको रोकना चाहिए वो भी लोग नहीं रोक पाते। तो ओवरऑल ये कि सोसाइटी का ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह अगर क्रिएट नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं हर जगह पे ब्लेम का कोई ना कोई हिस्सा कहीं आता है। बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही बात है। और आगे नदीम साहब ने बड़ी मजे की बात की थी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, मेरे कलीग्स बैठे होंगे। स्टैटिस्टिक्स में एक नंबर पॉइंट एस्टिमेटर कुछ नहीं होता। मुझे कमेंट आया था चैट में कि ग्रोथ का नंबर भी जो है वो भी वेरिएबल होता है। वो 5.4 डजंट मीन या 2.8 डजंट मीन। ये नदीम साहब से भी कई दफा हमारी बात हो चुकी है कि 2.8 में मीन 2.5 टू 3.1। सो कभी भी पॉइंट एस्टिमेट नहीं होता। ये हमेशा एक रेंज के अंदर नंबर आता है। शाहिद नईम साहब, अगेन अनदर माय मेंटोर, मेरे चीफ रहे हैं और जफर साहब के बाद। जी सर। और अच्छी पावर्टी को, नंबर्स को अच्छे तरीके से जानते भी हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। मैं दो तीन पॉइंट्स आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि एमडीजी से पहले पाकिस्तान ने ऑफिशियली कभी भी पावर्टी को एस्टीमेट या रिपोर्ट नहीं किया था। एमडीजीज में फ़र्स्ट टाइम चूँकि एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंडा सेट हुआ, उसमें एक इंडिकेटर सेट हुआ, उस इंडिकेटर को मैयर करने के लिए एक ब्रॉडर मेथडोलॉजी दी गई, उसके मुताबिक सर्वे सेट किए गए और ग्लोबली ये काम हो रहा था। जब आपने एक इंडिकेटर रखा है तो ज़ाहिर है आप उसको मैयरेबल होना चाहिए। किस तरह से करते हैं, कौन सी मेथडोलॉजी कितनी अच्छी है, उसमें क्या खामियां हैं, कैसे इंप्रूव हो सकता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात ये कि एमडीजीज के दौर में भी ये कहा गया था और एसडीजीज में भी ये कहा जाता है कि पावर्टी इज़ एन आउटकम। आपने अगरचे इसको गोल नंबर 1 रखा हुआ है, लेकिन ये गोल नंबर 1 के ऊपर जो प्रोग्रेस होनी है या आपने पीछे जाना है या आगे जाना है वो डिपेंड करेगा कि आप बाकी गोल्स के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस बाकी गोल्स के ऊपर ठीक नहीं है, जिसमें ग्रोथ भी शामिल है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल, सारी चीज़ें शामिल हैं, तो फिर पावर्टी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि जो डॉक्टर नदीम साहब ने पॉइंट रेज किया कि पावर्टी क्या है, बिल्कुल यही क्वेश्चन ग्रोथ के नंबर्स के बारे में भी कहा जा सकता है। आप में से कई लोग जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स अटेंड कर चुके होंगे, वहाँ पे भी तो एस्टीमेट्स ही हो रहे होते हैं ना। और वो एस्टीमेट्स एक ऐसे मुल्क में जहाँ आपकी 70-80% इकॉनमी ही इनफॉर्मल है, वो एस्टीमेट्स की क्या हैसियत होगी। अगर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो उसके लिए तो फिर ग्रोथ का नंबर भी किसी तरह से भी अच्छा। बाकी प्लानिंग, तीसरी बात ये हुई कि प्लानिंग जो है वो ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं दे सका। प्लानिंग कमीशन 12 ग्रोथ स्ट्रेटजी दे चुका है। 5 ईयर प्लान के अंदर हर 5 ईयर प्लान में ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है। प्लानिंग कमीशन का काम प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना नहीं है। इम्प्लीमेंट करने के इदारे दूसरे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। मसाइल इम्प्लीमेंटेशन के हैं, मसाइल प्लानिंग के नहीं हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब।
Nadeem साहब, if you want to say something. जी अली, देखिए, जी सर। बात बात ये नहीं है कि everything is an estimate and every estimate has to be treated with caution and care. And yes, interpretation और उसकी significance वगैरह, that's why you study economics and econometrics and we must treat it as such. जो मैं हैरान होता हूँ कि हमारे लोग एस्टिमेट्स ऐसे फेंकते हैं इधर उधर। आप देखते हैं लोग ट्विटर पे रोज इधर फेंक रहे थे एस्टिमेट, कई दफा उनको बुलाओ, वो बात नहीं करते। मैं आपको नाम लेकर बताता हूँ कौन से इकोनॉमिस्ट भागते हैं मेरे से बात करने पे। जब मैं उनको कहता हूँ ग्रुप में आके बैठो, वो ग्रुप में बात नहीं करते, बिकॉज उनको डर लगता है। उनको पता है कि वो हॉलो है, ठीक है, उनको पता है कि वो नंबर फेंक के अपनी चुतराहट बना रहे हैं, बट जब नंबर्स का मतलब भी तो समझना होता है ना। मैं मानता हूँ ग्रोथ का नंबर इज एन एस्टिमेट, बिल्कुल सही है, इट्स एन इनएक्यूरेट एस्टिमेट एंड आई डोंट हैव टू प्रीच टू यू, यू नो दैट बेटर देन मी कि वो क्या करते हैं। बट उसकी कंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी फॉलो हो रही है एंड वी कैन एटलीस्ट इंटरप्रेट इन सम वेज। उसकी इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। पीबीएस कांट डू इट अनफॉर्चुनेटली, वो और बात है। बाकी ये कहना कि वर्ल्ड बैंक ने तो पॉवर्टी बनाई है अपने लिए। वर्ल्ड बैंक जब वो खत्म होने को आता है, वो नई गेम शुरू करता है, उसने एंड पॉवर्टी बना दी। अब एंड पॉवर्टी ऐसा गोल है जो कभी एंड हो ही नहीं सकता, बिकॉज पॉवर्टी तो कभी एलिमिनेट हो ही नहीं सकती। तो वर्ल्ड बैंक तो अब ताहयात जिंदा है ना, बिकॉज पॉवर्टी हर साल, फिर वो $1, फिर $10, फिर $5, फिर $50, $100, तो अब पॉवर्टी तो कभी खत्म ही नहीं होती। वर्ल्ड बैंक ताहयात बढ़ता जाएगा, ठीक है। मसला ये है कि हमें अपनी कंट्री का सिर्फ सोचना है कि व्हाट डू वी वांट। असल जो मेरे लिए सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती भाई, ये आप लोग बताइए। दिस इज द इकोनॉमिस्ट जॉब, इन्वेस्टमेंट की। नंबर दो, मार्केट्स क्यों नहीं है यहाँ, कौन सी मार्केट है। हम सारा एफर्ट लगाते हैं पॉवर्टी पे, पॉवर्टी पे। अब सिंपल सी बात करें, गरीब आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। हमने आपका अली, आपको पता है, मैं 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ खोखे लगवाने की। खोखे लगवाए G11 में या पता नहीं कहाँ, वो साले जज ने, ब्यूरोक्रेट ने तोड़ दिया। अच्छा, आप खोखे लगा नहीं देते, आप कहते हैं पॉवर्टी एलिमिनेट कर दो, बेचारा वो जाए कहाँ। एक मेरा नौकर ही लग सकता है ना, और क्या कर सकता है। उससे तो पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं होनी। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, मैं आपको सर्वे की जरूरत नहीं, मैं देखता हूँ 4 जनरेशन से वही फैमिली बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट पॉवर्टी, लेट्स थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी। एंड प्लानिंग कमीशन जो प्लान्स बनाती है, आई एम सॉरी, मैं भी प्लानिंग कमीशन रह चुका हूँ, कोई प्लान नहीं बनते, नंबर एक। नंबर दो, आपको ही पता है, मुझे भी पता है, कोई कैपेसिटी नहीं प्लान बनाने की। प्लान बनता है अगर 2-3 चीज हो, अगर रिसर्च हो, दूसरी कोऑर्डिनेशन हो। तो हो ही नहीं सकती। हर सेक्रेटरी कहता है मैं तो प्लानिंग कमीशन के साथ बैठूंगा ही नहीं, मैं तो अलग गेम खेलूंगा। हर मिनिस्टर कहता है मैं अलग गेम खेलूंगा। प्लान वहां होता है, जैसे अब क्रिकेट अगर आपकी खेलनी है, द टीम हैज टू प्रैक्टिस टुगेदर एंड वर्क टुगेदर एंड बी अ टीम। अगर आप टीम ही नहीं बनना चाहते तो क्या होगा। और फिर अगर आप रिसर्च नहीं करने जाते, आपने पता नहीं वो मूवी देखी नहीं, मनी बॉल। मनी बॉल में वो दिखाता है आपको कैसे स्टेटिस्टिक्स और यूज करके और किस तरीके से उस बंदे ने एक गेम प्लान बनाया। तो अगर आप रिसर्च ही नहीं करना चाहते और यू जस्ट वांट टू प्ले द गेम विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट टीम प्ले, हर बंदा कैप्टन बनना चाहता है, हर बंदा बॉलिंग करना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक 2-3 चीजें हमारी बहुत मिसिंग है। हमारी प्रोफेशन रिसर्च नहीं करना चाहती। आपकी यूनिवर्सिटीज, मैंने आपके सारे पेपर निकाल के एसएसआरएन से मैंने उस पर वीडियो भी बनाया और लिखा भी है कि भाई हमारे इकोनॉमिस्ट कर क्या रहे हैं, बताए तो सही। और आपके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वो तकरीर करके चले जाते हैं, बट सिखाता नहीं है। बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, एक इकोनॉमिस्ट कहता है एस्टिमेट में ले आए मॉडल से, भाई मॉडल कहाँ है जो एस्टिमेट ले आए हो। एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट एंड चैलेंज इट। एक इकोनॉमिस्ट है जो जनाब एडिसन की प्रोफेशन है, इस ठीक करे इसे एक एक दो क्वेश्चन बीच में आए थे। एक एमपीआई के ऊपर आया था, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स इज इनपुट इंडिकेटर। आपको अच्छी तरीके से पता होगा इनपुट और आउटपुट का कंपोनेंट। जो सीपीएन बता दें बेस्ड, कितने इंडिकेटर्स है पॉवर्टी के हमारे पास। चार। 50 तो होंगे। चार है सर, चार, उन चार तो, पांच तो ये 4-5 हमें है। बताते क्या है, कोई इनमें कोई डिफरेंस है। सर सर काफी सारे डिफरेंस है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। जो सीपीएन है, कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड, जो नेशनल पावर्टी नंबर है, दैट्स एन मेन आउटकम इंडिकेटर जिसके ऊपर हमें रिलाय करना चाहिए। जो अभी 28.9% आया है, बहुत दफा लिखा भी है इसके ऊपर कि जी यही एक नंबर है जिसके ऊपर रिलाय करना चाहिए। एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, इज अ डिप्रिवेशन इंडेक्स
जो पीएसएलएम से निकलता है, जो पीएसएलएम की बेस पे बनता है, उसके ऊपर हम डेप्रिवेशन दिखाते हैं कि एजुकेशन में कितने लोगों की डेप्रिवेशन है, हेल्थ में कितने लोगों की डेप्रिवेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड में कितने लोगों की डेप्रिवेशन है। तो वो डिप्राइव नंबर जो आता है हमारे पास, वो हमें ये बता रहा है कि इनपुट इंडिकेटर आपका इम्प्रूव हो रहा है या डिटेरियोरेट हो रहा है। अगर वो डिटेरियोरेट हो रहा है तो आपकी पॉवर्टी का जो आउटकम नंबर है वो कहीं भी सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन। बट वो इसको देखने की दोबारा जरूरत है। डेप्रिवेशन इंडेक्स है एक आउटकम नंबर, तो हम आउटकम नंबर को ही रखते हैं। दूसरी तीसरी डेफिनेशन जो है वो उसको हम हाउस मैं होल्ड 3 और लेवल पे जब डेफिनेशंस ऐड कर टारगेट दूं, लेवल इनको में रिसर्च में इंप्लीमेंट डाल करना दें। है। एक सर डेस्टिट्यूशन जी सर। इंडेक्स, एक टेन्यूर इंडेक्स। यार इनका मतलब क्या है? जी, मतलब वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग इसको। एटकिंसन इंडेक्स। मैंने जब काम शुरू किया ना पीएचडी में, योर फादर वाज देयर, आई वाज रिपोर्टिंग टू हिम। मुझे याद है वो डेनिस डिटे ने मुझे कहा पॉवर्टी एस्टिमेट करो। मैं जाके पॉवर्टी आपकी तरह सुरखा में था, मैंने 10,000 पता नहीं कौन से इंडेक्स था, फलाना सब एस्टिमेट किया, जिनी ये वो। बाद में जब मैं उनको बैठ के देखा, मैंने कहा इनमें से निकल क्या रहा है? आई डिडंट राइट द पेपर। मैंने कहा छोड़ो यार, ये बोर कर रहा है, बिकॉज सबके कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या निकल रहा है। बट आई थिंक आई लीव इट देयर। थैंक्स। या सो एक एक फिर बीआईएसपी का नंबर आ जाता है। वो टारगेट इंटरवेंशन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एक ओवरऑल पॉवर्टी नंबर नहीं कंसिडर किया जा सकता। देन हमारे वर्ल्ड बैंक की 3 डेफिनेशन है। एक उनकी एक्सट्रीम पॉवर्टी है जिसमें 23 कंट्रीज के करीब है, और उनकी वो पर कैपिटा इनकम को एवरेज मीडियन मीडियन इनकम ले लेते हैं। देन उसके बाद लोअर मिडिल इनकम है, उसकी वो मीडियन इनकम ले लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है इस वक्त। और फिर हायर इनकम कंट्रीज हैं। तो ये उनकी 3 कैटेगरीज हैं, उसकी वो लेकर मीडियन इनकम, और उससे हम कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज को। वो क्रॉस कंट्री एनालिसिस के लिए वर्ल्ड बैंक की हद तक बहुत अच्छा है। उनकी भी डेफिनेशन अपडेट होती रहती है, कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड की भी अपडेट होती रहती है। अब एमपीआई की डेफिनेशन भी अपडेट होने जा रही है, अगर हो गई तो। आई डोंट नो होती है या नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सेस के इंडिकेटर्स आ गए हैं, जिसने जफर साहब ने भी एक दफा कहा था कि जी मोबाइल फोन एक्सेस। मोबाइल फोन एक्सेस इज नॉट पार्ट ऑफ द एमपीआई। अगर हम उसको उसमें डाल देते हैं तो वो एक्सेसिबिलिटी की जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है वो है कि नहीं है। दैट्स मोर ऑफ ए अमर्त्य सेंस की फिलॉसफी जो है उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो ये कुछ डेफिनेशन है पॉवर्टी की, लेकिन अभी इस फोरम में खास तौर पे आई वांट टू से वेरी कैंडिडली, वेरी वेरी लाउडली, सीबीएन मेथड इज द आउटकम बेस्ड पॉवर्टी जिसको हमें देखना चाहिए। बाकी इनपुट इंडिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है, बाकी लोग क्या कहते हैं, बट दैट्स एन आउटकम इंडिकेटर। हम उनको भी सिखाने की कोशिश करेंगे, उनको भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसी को बेस बनाया जाए। शाहिद साहब ने कुछ कहना? जी सर। थैंक यू। डॉक्टर अजीम ने अब बहुत अहम चीज़ के बारे में पॉइंट आउट किया है कि जो पब्लिक सेक्टर में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है विद इन फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फेडरल एंड प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, रिसर्च के इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन, ये ना होना बहुत सारे मसाइल की जड़ है। और इसी को ठीक कर लें तो हम अपने बहुत से मसलों को हल कर सकते हैं। इवन पावर्टी एस्टिमेशन की मेथडोलॉजी को भी पाइड और प्लानिंग मिलके अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूव करें। इसके ऊपर वर्कशॉप सेमिनार करें कि लोगों को समझाएं, खुद भी समझें कि हमें पावर्टी कैसे सिखाया गया कि हम कैसे पावर्टी को एस्टिमेट करें, और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो वो कैसे हो। लेकिन खुद पाइड के अंदर जो रिसर्च होती है वो भी तो सोलो रिसर्च है ना। पाइड कभी किसी मिनिस्ट्री के साथ बैठ के या 4 मिनिस्ट्रियों के साथ बैठ के जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूटर हैं इकट्ठे बैठ के रिसर्च की है कि आपके प्रैक्टिकल मसाइल क्या हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, आप हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि तमाम लोग अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के ऊपर खुश हैं। जब तक कोऑर्डिनेशन, यही हमारे सोशल प्रोटेक्शन के इश्यूज भी यही हैं, फ्रेगमेंटेड हैं। हर एक अपने अपने अंदाज से हाथी को कोई टांग पकड़ के बैठा है और वो समझ रहा है कि यही हाथी है। हम हाथी को अगर पकड़ना है तो सारे इकट्ठे मिलके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, इकट्ठे बेशुमार कमेटियां बनाएं, सिर्फ पॉवर्टी पे नहीं, ग्रोथ पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं, स्किल पे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी। और फिर देखें जिस तरह पीएसडीपी का रिव्यू होता है, इसी तरह पॉलिसीज़ का रिव्यू क्यों नहीं होता कि हमने एक पॉलिसी बनाई, अब बैठ के सारे उसका रिव्यू करते हैं कि उसके अंदर क्या खामी हुई, इम्प्लीमेंटेशन की खामी हुई, पॉलिसी की खामी हुई, या पॉलिसी की को यानी उसके अंदर जो टूल्स हमने लिए थे वो ठीक टूल्स इस्तेमाल नहीं किए। ये सारी चीज़ों को जब तक हम इकट्ठे बैठ के
तमाम यानी वो जो कहते हैं ना होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जब तक हम हर इशू के ऊपर नहीं लेंगे, सब स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाएंगे, इवन प्राइवेट सेक्टर एकेडमिया को, मसले हल नहीं होने। देखिए जी, थैंक प्लानिंग यू। कमीशन और पाइट की तो अब शादी हो चुकी है, उनमें कोई फर्क नहीं है आपस में। तो आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते तो फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, कि दुनिया जहान में तरक्की होती है आइडियाज के थ्रू। केन्स ने कहा था ना, इवन मैड मैन, इवन मैड प्रोफेसर्स, फेक प्रोफेसर्स आर लेड बाय आइडियाज ऑफ द पास्ट, सम डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट व्हाटएवर। प्रॉब्लम यह है इस मुल्क में आपकी एकेडेमिया लीड नहीं कर रही। यू नॉट पुटिंग फॉरवर्ड इनफ आइडियाज। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच तो बाद में आएगी, एकेडेमिया को आइडिया तो देना हमें। आइडिया सारे डोनर से आ रहे हैं, एकेडमिक्स सारे साइलेंट है। मैंने अभी रिसेंटली फिर मैं कर रहा हूँ कोशिश कि मैं, मुझे बता दीजिए हमारे कौन से इकोनॉमिस्ट से जो काउंट करते हैं इन एनी आइडिया जनरेशन वर्ल्ड। हम तो बैठे वही कर रहे हैं, मक्खी पे मक्खी मारो, पॉवर्टी मेजर कर लो, 15 मेजर्स हैं, 20 मेजर्स हैं। वो गोरे ने हमें दिए हुए हैं 15-20 मेजर, खुद तो वो गोरा कोई पॉवर्टी पे काम नहीं करता, हम सारे लगे हैं उस पर। ठीक है, आप देखिए, मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट, आप मुझे बताइए आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स, आप मुझे बताइए आपकी एग्रीकल्चरल मार्केट्स, आप मुझे बताइए आपकी लैंड मार्केट्स, आपकी क्या कहते हैं टैलेंट मार्केट्स, ये कैसे ऑपरेट कर रही हैं? इनमें कोई है जान के नहीं, ये कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। आप मुझे बताइए आपकी इंस्टीट्यूशन जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी डैप हुई, ये PICG हुई वगैरह वगैरह, ये काम करेंगे नहीं। आप मुझे बताइए कि गोरे आके ये वर्ल्ड बैंक वगैरह के 3 सारे ऑम्बड्समैन वर्ल्ड बैंक ने बनवाए हैं, सारे आपकी रेगुलेटरी एजेंसीज वर्ल्ड बैंक ने बनवाई हैं। हम लोग तो अपनी एजेंसी भी नहीं बनाते, सब वो बनवाते हैं। कट्स उन्होंने बनवाई, CCP उन्होंने बनवाई वगैरह। एंड एकेडेमिया इज साइलेंट, एकेडेमिया इज नॉट वॉचिंग because you're all looking for a few crumbs from the donors. I've been in that world myself. I'm not absolving myself. But the issue is independent academia. जैसे अब दुनिया में देखें, there are changes happen because research develops ideas first, फिर जाके चेंज जाता है। तो ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि हमारी इकोनॉमिक्स प्रोफेशन कब आइडियाज पुट फॉरवर्ड करेगी, कोई अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज रादर देन जस्ट फॉलोइंग डोनर्स। थैंक यू सर। वो एकेडमिया जरा बिजी है पैसे कमाने में भी, सो जरा वो पैसे कमाने से हट जाएं तो दोबारा से हम कुछ आइडियाज पिच अप करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल लास्ट में थी 2-3 पॉइंट्स जो मैं आज बैठा हुआ था वैसे ही, तो मैं अमूमन इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी फंक्शन से बहुत कुछ ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, विच इज यूटिलिटेरियन। मैं भी मानता हूँ उस चीज़ को। तो इन द एंड जो कंक्लूजन मेरा निकला इस पूरे वेबिनार के अंदर भी उसी किस्म के कंक्लूजन निकल रहे थे। ग्रोथ रेजेस इनकम ऑफ द पुअर्स एज वेल। अगर हम यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइज जो होती है वो पुअर्स भी कर रहे होते हैं, पुअर भी कर रहे होते हैं। और जब पुअर कर रहे होते हैं तो अपनी इनकम कंस्ट्रेंट के अंदर से कर रहे होते हैं। अगर इनकम कंस्ट्रेंट उनकी बेहतर हो जाए, विच इज ग्रोथ, उनकी इनकम रेज हो जाए, तो उनकी जो है कंजम्पशन भी इंप्रूव होना शुरू करती है, चाहे हम इक्विवेलेंट वेरिएशन ले या कॉम्पनसेटेड वेरिएशन ले। अब ये तमाम चीजें तो होंगी, इसकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं ये है कि मार्केट्स को competitive होना चाहिए। मार्केट्स के अंदर ये नहीं होना चाहिए जिसको हमारे एक मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम स्किल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की तो बात कर लेते हैं, बट अगर स्किल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी हो भी गई तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है मार्केट में परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो मार्केट्स कंपेटिटिव होनी चाहिए, मार्केट्स वाइब्रेंट होनी चाहिए, मार्केट्स के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो फिर होगी। इसको हम इन इकोनॉमिक टर्म्स ये कहते हैं कि इसमें कोई एक्सक्लूजन बैरियर एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। अच्छा, एनू काट दो तो एनू रख लो, जो इन जनरल भी कहा जाता है कि अगर हम फॉरेन जो है ना वो एगलिटेरियनिज्म पे निकल जाते हैं ना, तो यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक होते हैं और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो रही होती है, तो ग्रोथ प्रोसेस को इन्हांस करती है और वो रिड्यूस करती है पॉवर्टी को। जो एक एक बहुत मार्टिन रेविलियन था, आई डोंट नो वेदर ही इज अलाइव और नॉट, उन्होंने कहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ सिर्फ यही है कि जो बॉटम 10 या बॉटम 20 है उनकी ग्रोथ 3% हो और ऊपर वाले की 2% हो। मैंने कहा क्यों भाई? ऊपर वाले को 6% हो, नीचे वाले को भी 5% हो, तो वो 2-3 से ऊपर 5% पे जाएगा, उसकी पॉवर्टी ज्यादा तेजी से रिड्यूस करेगी। चाइना इज अ बिगर एग्जाम्पल। एग्लिटेरियनिज्म नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर भी जाके हम कुछ कर सकते हैं। रॉल्स का और बहुत सारे और लोगों के काम है इसके ऊपर। सो ओवरऑल ग्रोथ इज वन थिंग, हमेशा से मेरा कंक्लूजन यही रहा है, चाहे वो डेट का पेपर हो चाहे पॉवर्टी का पेपर हो, कि ग्रोथ इज वन थिंग विच इज द मेन थिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक होते हैं तो उसके बाद हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं।
तो काफी सारे पॉइंट्स मिले हैं। आई थिंक इरफान यू विल हैव 7 to 10 points to send it to many people, including PBS, including planning commission, think tanks। बहुत सारे आइडियाज यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। पाइड सभा में देख रहा हूँ बैठी हुई है, एक पाकिजा पाइड भी बैठी हुई है। सो काफी सारे पॉइंट्स आज आए हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ मेरे साथ, या नेक्स्ट वीक किसी और के साथ, इसी फोरम के ऊपर, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के ऊपर हम दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। ओवर टू यू इरफान, आपने जो आपके पॉइंट्स कोई कुछ कहना है तो। एंड बहुत शुक्रिया अली रजा, जफर साहब, शाहिद नईम साहब, मेहताब हैदर, मुझे काशिफ नजर नहीं आ रहा, नजीम साहब का बहुत शुक्रिया, अमार साहब का बहुत शुक्रिया, जो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बोले नहीं बोले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कुछ सीखा हो तो हमें बताएं, नहीं सीखा हुआ तो कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें भेज भी सकते हैं ऑन ईमेल एड्रेस इरफान अभी मेंशन कर देंगे जी। ओवर टू इरफान, वेयर आर यू? थैंक यू अली भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो माजरत वो टेक्निकल इशू की वजह से जूम जो है वो अचानक से क्रैश कर गई। और ओवरऑल सेशन हम लोग ने 1 घंटे का प्लान किया था, बट ये तो 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम गुजर चुका। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स, जफरुल हसन साहब, शायद नदीम साहब, काशिफ सईद, अली रज़ा और तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है और काफ़ी चीज़ें हमने नोट की हैं। मेरी टीम जो है इसके ऊपर पूरी वो एक फीडबैक और जो एक नोट्स है वो बना रही है। इंशाल्लाह वो हम लोग पब्लिक भी करेंगे। और जिस तरह अली भाई ने कहा कि PBS को और प्लानिंग कमीशन और पार्ट को हम लोग इंशाल्लाह ताला अपनी जो एक वो सिफारिशात जो है ना वो हम लोग भेजेंगे भी सी। आगे वो मानते हैं या नहीं मानते वो उनका हेडेक है। तो लेकिन हमारा काम जैसे डॉक्टर नदीम साहब कहते हैं, आइडिया आइडिया और काम। हमने अपनी जो इनपुट है वो देनी है, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो आते हैं नहीं आते, कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और माह रमज़ान मुबारक हो आप सब लोगों का। बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इस माह रमज़ान में और वो भी वीकेंड में आपने पूरा दिन हमें दिया। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।